So, good afternoon to all of you, and welcome to in the series of complete astrology on sixth house. ये सीरीज रहेगी 5-6 लेक्चर भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं. So have patience. You will get the answer of each and every question about your sixth house. आप सबके माइंड में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि हाउस के कुंडली के 12 हाउसेज हैं, तो लेकिन ये सबसे पहले छठा हाउस ही क्यों चूज किया गया? तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि एज यू नो कि मैं पिछले 30 साल से एस्ट्रोलॉजी करा रहा हूँ, टीचिंग भी करा रहा हूँ और कंसल्टेंसी भी करा रहा हूँ. और मैक्सिमम जो मैंने ये कॉमन चीज देखी है, जो भी लोग आते हैं या स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो सब लोग सिक्स्थ हाउस को लेके बहुत ही डरे हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आप कोई बुक्स देख लो या कोई एस्ट्रोलॉजर देख लो, जो भी वो बात करेगा तो वो सिक्स्थ हाउस को बात करेंगे कि सिक्स्थ हाउस को सिर्फ और सिर्फ रोग, ऋण, शत्रु से जाना जाता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्लियर? लेकिन फैक्ट ये नहीं है. फैक्ट ये है कि आपका जो सिक्स्थ हाउस है, ये हम सब का सबसे मोस्ट पावरफुल हाउस है कुंडली का, जिसे आप कहते हैं कि दिस इज अ पावर हाउस एंड इट इज नोन एज ए पावर हाउस. तो आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि हाउ दिस सिक्स्थ हाउस इज ए पावर हाउस, नॉट ओनली दैट दिस रोग, ऋण और शत्रु. क्लियर? सो इस सीरीज में हम कवर करेंगे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सिक्स्थ हाउस, different sign in sixth house for all the ascendant, and different planets in sixth house for all the ascendants. So please have patience. Unnecessarily बीच में आप सवाल पूछे कि मेरा ये प्लेनेट वहां पे है, पोस्टेड है, तो ये साइन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? By the end of series you will get each and every answer of your questions. और आज हम मेन जो बात करेंगे कि सिक्स्थ हाउस के ऊपर बात करेंगे, ना कि उनकी प्लेसमेंट, उनकी बात करेंगे. क्लियर जी? सो हो सकता है कि आपको जो आज जितने भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मेरी ईमेल ना पहुंची हो, तो आपको कहीं और से मेरा रेफरेंस मिला हो इस लेक्चर का, तो आप प्लीज ये नोट कर लीजिए मेरी ईमेल. तो जो भी जिसको नहीं पहुंची ईमेल, और वो भी जो फर्दर आपके कोई भी इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे इस groveran@hotmail.com अपना नाम और अपना फोन नंबर विद द इंटरेस्ट शोइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड द फ्री क्लासेस आप मुझे सेंड कर दे, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से आपको नोटिफिकेशन मेरी ईमेल की तरफ से आपको थ्रू ईमेल आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए. क्लियर? सो come to this, let's start this. The sixth house, the most powerful house of the Kundali, known as a powerhouse. Why? The sign is a Virgo. इसका जो साइन है, ये वर्गो का साइन है. क्लियर? और इसकी जो लॉर्डशिप है वो मरकरी को दी गई है along with the थर्ड हाउस. सो इसको पहले सिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा थर्ड हाउस को भी समझना पड़ेगा. दोनों की लॉर्डशिप सेम है. और सी द थर्ड हाउस. थर्ड हाउस इज फोर्थ. ये सिक्स्थ हाउस इज फोर्थ फ्रॉम द थर्ड. आप सब जानते हैं कि फोर्थ हाउस हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हमारे रेजिडेंस का हाउस होता है. जैसे कि इनकम हम जहां पे ये 11वें से इनकम कमाते हैं, तो अपने इनकम की हम इसको इकट्ठा यहाँ पे करते हैं. दैट मीन्स ये हमारी इनकम का रेजिडेंस है.
ये हमारे फोर्थ का रेजिडेंस है, हमारा फोर्थ जो हमारे सेल्फ का रेजिडेंस है। ठीक उसी तरीके से जो थर्ड 1 2 3 4 जो ये 6th हाउस है वो आपका थर्ड से फोर्थ हाउस बनता है। तो मींस कि थर्ड हाउस जो नेटिव अपने नेबर से, अपने सिबलिंग से, अपने नियर बाय एटमॉस्फेयर से जो भी एक्सपीरियंसेस नॉलेज गेन करता है वो सारी की सारी वो 6th हाउस में स्टोर करता है। और आप देखिए कि ये थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ से 12th है, तो दैट मीन्स ऑल यू नो 12th हाउस इज हाउस ऑफ स्पेंडिंग। तो मून हमारा फोर्थ हाउस हमारे इमोशंस है, हमारा माइंड है। तो ये सब चीजें हम थर्ड हाउस में स्पेंड करते हैं। तो इसलिए थर्ड हाउस को आपका हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंकिंग का माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का हाउस कहा गया है। और वो जो हम स्पेंड वहां कर रहे हैं वो की सारी जो है वो 6th हाउस में जाकर कलेक्ट हो रही है। क्लियर? और आप देखिए कि नेक्स्ट जो है वो थर्ड हाउस 5th से 11th हाउस का माना ये है। ये देखिए थर्ड जो है वो 5th से 11th का हाउस है। क्लियर? तो 5th हाउस क्या है? आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी सोल है, आपका फन फ्रोलिक है। तो जो भी आपके सोल की, और 11th हाउस मींस द हाउस ऑफ ए फुलफिलमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर डिजायर्स। एंड आप सब जानते हैं कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो राहु है। राहु मींस लिमिटलेस डिजायर्स। तो मींस ये सारी की सारी अगेन यहां पे इकट्ठी हो रही हैं। तो अब आप सब जानते हैं कि हर इंसान 24/7 उसका माइंड जो है वो कुछ ना कुछ डिजायर, और उसकी सोल जो है वो कुछ ना कुछ डिजायर जो है वो उसके बारे में सोचती रहती है। पर उनमें से कौन सी डिजायर आपकी रियल है और कौन सी सोच आपकी रियल है और आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजायर्स हर इंसान की इस दुनिया में होती है। अब उनको आगे कलेक्ट 6th हाउस में होना है, और वर्गों का काम है कि उसमें से जो आपके लिए बेस्ट है उनको फिल्टर करके आगे जिंदगी में उसके हिसाब से आपको काम करना और बाकी सबको निकाल देना। क्लियर? तो कौन सी, अब आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्यों राजा और रानी, यानी कि कैंसर मून is a Cancer 4 is a moon and moon is a queen, and this Leo, the sun is a king। तो राजा और रानी ने किस लिए मरकरी को अपने साथ रखा हुआ है आगे और पीछे, ताकि अगर उनसे भी कोई गलती हो जाए तो उनकी प्लानिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, उनकी डिजायर में कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक जैसे आपके माइंड और सोल में कोई मिस्टेक हो जाए, तो वर्गो और आप सोचकर थिंकिंग एनालिसिस करके वो आपको, वो राजे रानी को और आपकी माइंड और सोल को वो बता सके कि आपके लिए ये सब सही है और ये सब गलत है। क्लियर? और इसको बेटर समझने के लिए आप यूं कह सकते हैं कि ये जो 6th हाउस है ये हमारा, मैं इसको बॉडी पार्ट पे लेके चलता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इजी और वैसे समझने के लिए कि 6th हाउस जो है वो हमारा इंटेस्टाइन का हाउस है। क्लियर? 5th हाउस हमारा स्टमक का हाउस है। जो हम खाते हैं 2nd हाउस से वो हमारा यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो यहां से फूड हमारा ब्रेक होता है, तो यहां से ब्रेक होकर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। और जो इंटेस्टाइन जो 6th हाउस है वो हमारा इंटेस्टाइन का है, लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसे गट का हाउस भी कहते हैं, पेनक्रिया का हाउस भी बोलते हैं, एंड को रूलर विद योर नर्वस सिस्टम, यानी कि 3rd हाउस एंड द जेमिनी, ये वो भी है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट ऐसे
लिटिल बिट जो भी मैं जानता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कुछ गलती हो तो कोई भी डॉक्टर जो हैं बैठे हैं तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। इंटेस्टाइन जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी आफ्टर द स्टोमक ब्रेक्स द फूड। और पेनक्रिया जो है वो रेगुलेट करती हैं हमारे ब्लड शुगर को एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक उसी तरह जो भी हमारे थॉट्स आइडियाज थर्ड हाउस में जनरेट होते हैं वो सारे के सारे सिक्स्थ हाउस में कलेक्ट होकर तो हमारा वर्गो जो है वो हमें फिल्टर ठीक इंटेस्टाइन और पेनक्रिया के हिसाब से उसे आगे हमारी बॉडी को ब्रेन को सप्लाई करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनी डॉक्टर इज देयर हु वांट टू से? Right, sir. Exactly. You would like to add, Dr. Anu? Hanji, yes, sir. Would you like to add something? Sir, because the 6 houses are small intestine and large intestine. Yeah. Absorption of all enzymes and assimilation. हाँ जी। तो और उसके बाद जो हमारा पैंक्रिया वो मास्टर ग्लैंड है, जितने भी तो इनका फंक्शन क्या है? आपके जो भी आपने खाया जो हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है उसको बाहर निकाल के एग्जैक्टली सर फीकल्स एनस में भेज देना और किडनी में भेज देना। एग्जैक्टली सर। तो दैट मीन्स वो आपके न्यूट्रिशन को आपको सप्लाई कर रहा है ना। यस सर। तो मेरा सिर्फ मीनिंग ये है, कहने का मतलब ये है कि जो भी थर्ड हाउस में हम सब ने अपने थॉट प्रोसेस से सबकॉन्शियस माइंड से जो भी सोचे हमने इकट्ठी करी हैं वो सिक्स्थ हाउस में जाके कलेक्ट हुई और उसने आगे फिल्टर करके आगे आपको सप्लाई करना है। क्लियर जी? हम ज्यादा इसमें मेडिकल डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ जी। तो आप इसको और सिंपल वे से समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो ये हमारा सिक्स्थ हाउस है ये हमारी ये इंटेस्टाइन है एक जूस की मशीन की तरह है। अगर आपने जूस की मशीन में ऑरेंज डाला जूस निकालने के लिए तो क्या हो सकता है कि उसमें से पाइनएप्पल का जूस निकले? इज दिस इज पॉसिबल? क्यों नहीं डॉक्टर साहब? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आप जो भी थॉट्स वहां पे डालते हो आप आगे फिल्टर होके उसी के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी और उसी के हिसाब से आपके ब्रेन को मैसेज जाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इसको सिक्स्थ हाउस को वर्गो साइन दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि जैसे इंटेस्टाइन की हमने बात की, क्योंकि वर्गो साइन जो है वो सबसे ज्यादा विजिलेंट है, फ्लोरस है, वास्ट है, इनोवेटिव है, इंटेलिजेंट है, रिसोर्सफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, जेनरस है, जेंटल है, गेम चेंजर है, ऑब्जर्वर है ताकि उसने एक एक चीज ऑब्जर्व करनी है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि उनको ऑर्गेनाइज करना है, शार्प एंड लेजर विजन है, एनालिटिकल स्क्रूटिनाइजर, इन्वेस्टिगेटर, फॉल्ट फाइंडर, वेरी मेटिकुलस, कैलकुलेटेड एंड वेरी परफेक्शनिस्ट है। इसलिए इसको वर्गो साइन दिया गया है कि ताकि किसी भी तरीके से किसी से भी हमसे गलती हो या राजा रानी से किसी से गलती हो, हमारे माइंड से सोल से कोई गलती हो तो वर्गो अपनी ड्यूटी डेडिकेटली निभाकर उसको आगे फिल्टर करके आपके ब्रेन में मैसेज और हेल्दी थॉट्स आपके ब्रेन को दे सके। तो इसीलिए इसको जो है ये मरकरी यानी कि द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस का डिपार्टमेंट दिया गया है। प्रभा जी, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी,
Seems not to me you are not in the class, you are busy somewhere else, and please. Sorry, sir. हाँ, mute you. क्लियर जी? सो इसीलिए ये वर्गो का साइन जो है 6th हाउस को दिया गया है, ताकि आपको जो थिंकिंग ऑब्जर्वेशन करके एनालाइज करके आपको सही, मैंने आपके ब्रेन को सही मैसेजेस जो है वो आपको कम्युनिकेट कर सके, और आप आगे चलकर जो भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेगुलर इन ए वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर विद फुल डेडिकेशन आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और पर्टिकुलर फील्ड में करें और उसमें मास्टरी हासिल करें। सो इसीलिए आपके एक्शन का जो लॉर्ड है मंगल, जो कि इस हाउस का कारका है, जिसे कि प्लैनेट ऑफ एक्शन कहा गया है, प्लैनेट ऑफ एंगर कहा गया है और प्लैनेट ऑफ एनर्जी कहा गया है। क्लियर? तो ये पावर ऑफ एक्शन मींस आपको डेली रूटीन एक्सरसाइज करनी है। आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा मन और दिमाग सारा दिन, सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सोचता रहता है और प्लानिंग करता रहता है, और जिंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो प्लानिंग करके और ड्रीम्स को अपना फुलफिल करने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ द मास इन ए डिसिप्लिन मैनर। तभी वो अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी, अगर आपने सोच लिया कि मैंने अपने मसल्स बनाने हैं, क्योंकि मार्स इज ए प्लैनेट ऑफ द मसल्स आल्सो, तो आपने जिम ज्वाइन कर लिया, तो आप जिम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गए, मैक्सिमम 2 हफ्ते के लिए गए, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके मसल्स बन पाएंगे? नेवर एवर, वो नहीं हो सकता। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके मसल्स नहीं बन पाएंगे। क्लियर? अब दूर की बात छोड़िए, आप सब एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी अगर आप डेली बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर एक्शन नहीं करेंगे, तो क्या आप उस नॉलेज को आप सस्टेन कर पाएंगे? ठीक है जी। तो आप डेली एस्ट्रोलॉजी अगर नहीं करते, या कोई भी नॉलेज आप डेली उसको इंप्लीमेंट एक्शन नहीं करते, तो आपकी नॉलेज एक पॉइजन की तरह हो जाती है, उसको कोई यूज नहीं रहता। तो इसीलिए कारका मंगल है, द पावर ऑफ एक्शन है, और इसे फायर टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ भी कहा गया है। फर्दर 6th हाउस को पताल का हाउस भी कहा गया है। एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, कंटिन्यू टू ओनली थिंकिंग ऑफ योर ड्रीम्स, यानी कि आप सिर्फ मरकरी का काम कर रहे हैं, मरकरी से काम कर रहे हैं कि सिर्फ सोचना सोचना सोचना, और वेकअप टू डू एक्शन टू चेज देम विद द पावर ऑफ द मास। ये हर किसी के लिए रूल एप्लीकेबल है। एंड नॉलेज इज लॉस्ट विदाउट पुटिंग इनटू द प्रैक्टिस। ये चाणक्य नीति, चाणक्य जी ये कहते हैं कि अगर नॉलेज को आप रेगुलर बेसिस पे आप यूज नहीं करते, तो ये नॉलेज आपकी किसी काम की नहीं है। इट विल बिकम ए पॉइजन एंड इट लॉस्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट है जी, आप जानते हैं कि इसको पताल का हाउस कहा गया है। क्लियर? अब कोई भी काम करना है तो पताल का मतलब क्या है, और शनि इसका कारक है। पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो पताल में होती हैं, तो शनि को द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन कहा गया है, होल्डिंग ऑफ क्राइसिस कहा गया है। क्लियर? और साथ में रेगुलर प्रैक्टिस का कहा गया है,
एंड रूट्स का कहा गया है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो इससे रूट्स का, हार्डशिप का, पंक्चुअलिटी का, काल, टाइम, कमिटमेंट का प्लेनेट आप ये कहा गया है। तो पेड़ जितना बड़ा होता है वो उतना जमीन में गड़ा होता है, क्योंकि वो अगर उसके जमीन में जड़ें सॉलिड ना हो तो वो पेड़ कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। हमारे सबके सामने बांस की एग्जाम्पल है। बांस का जो पेड़ है, बेम्बू ट्री जो है, अगर आप आज उसे लगाते हैं तो वो 5 साल तक आप उसे पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, सिर्फ 6 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ता। वो उसके साथ वाले पौधे कहीं के कहीं कितने फुट जो हो जाते हैं, और उस 5 साल के बाद विद इन 6 मंथ वो सीधा 100 फीट तक ग्रो कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 साल वो क्या कर रहा था? वो बम्बू ट्री 5 साल वो बम्बू ट्री सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसने 100 फुट ऊपर राइज करना है, ग्रो करना है, इसलिए वो 5 साल अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। तो अगर जिंदगी में आपने किसी भी इंसान की हाइट को देखना हो, जज करना हो, तो आप उसकी सिर्फ हाइट को मत देखिए, उसकी डेप्थनेस को देखिए कि वो कितना गहरा है, कितनी गहरी उसकी नॉलेज है, कितनी गहरी उसकी जड़ें हैं। वहां से आप उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। अगर जड़ें नहीं मजबूत हैं तो कोई मजबूती या कोई भी हाइट जो है वो सिर्फ दिखा देती है। एक आंधी आएगी और आंधी आते ही वो पेड़ गिर जाएगा। क्लियर? तो इसलिए when roots are deep there is no fear of wind। तो इसलिए शनि जी को 6th हाउस का जो कारका दिया गया है कि आप मास्टरी हासिल करो अपने काम को लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो। जब आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आपको किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और साथ में राहु इस हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। राहु एग्जॉल्टेड होने का मतलब, क्यों राहु यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है? क्योंकि ये हाउस हमारा कर्मा का हाउस है। तो राहु को आप रिसर्च का प्लेनेट भी कहते हैं, उसकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, उसे रोज कुछ नया करना है, तो इसलिए वो यहाँ आके प्लीज होता है, इसलिए वो यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। मतलब कि आपको सिर्फ एक ही काम की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको डेली कुछ चेंजेस ऐड ऑन करती रहना है, तब जाके आप कुछ नया कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। अगर आप डेली एक ही प्रैक्टिस कर रहे हो, एक ही तरह का काम कर रहे हो, देयर इज नो चेंज एट ऑल, तो आपको बाय द इवनिंग वही कुछ मिलेगा, सेम मिलेगा जो आपको रोज मिल रहा है। तो आप ग्रो नहीं कर सकते। तो 6th हाउस को उपाच्य हाउस भी कहा गया, हाउस ऑफ द ग्रोथ भी कहा गया है। अगर जिंदगी में ग्रो करना है तो आपको डेली कुछ ना कुछ अपने काम में ऐड ऑन करना पड़ेगा, वेरिएशन लानी पड़ेगी, डिसिप्लिन में से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें हर्डल्स भी आएंगी, इसीलिए शनि को यहाँ का कारका दिया गया, क्योंकि शनि के पास होल्डिंग ऑफ क्राइसिस की पावर है। तो जो भी आप लाइफ में बर्डन होल्ड करते हैं वो शनि है, और पेड़ की जो भी वेट है, बर्डन है, वो उसकी जड़ें ही जो है वो होल्ड करती हैं। सो इसलिए आप जिस भी सब्जेक्ट में हो, जिस भी फील्ड में हो, आप एस्ट्रोलॉजी में हो, जब तक आपकी एस्ट्रोलॉजी की जड़ें, उस पेड़ की जड़ें नहीं होंगी, आपका पेड़ मजबूत नहीं हो सकता और आप आगे
जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट आप थोड़ा सा ऐड ऑन करते जाओ रोज, तो आप लाइफ में ग्रो कर सकोगे, वरना नहीं। अभी रिसेंटली हो सकता है कि आपने एक न्यूज सुनी हो कि कनाडा के अंदर 7 साल की एक लड़की है, रोरी वैन, उसका नाम है रोरी वैन। वो सिर्फ 7 साल की लड़की 11 साल अंडर 11 एंड अंडर 13 ईयर की नेशनल वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप डिक्लेयर की गई है। और वो 7 साल की लड़की वेट लिफ्टिंग के अंदर 80 किलो भार उठाती है, 80 किलो। अब वो ये किस लिए उठा पाती है? क्योंकि उसने 5 साल की जब वो थी तो उसने वेट लिफ्टिंग शुरू करी और डेली 20 ग्राम जो है उसने वेट अपना एक्सरसाइज के अंदर ऐड ऑन किया। मैंने भी देखा सर। देखी न्यूज? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब क्या हुआ, आप सब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, अगर रोज एक ही हाउस के ऊपर काम करोगे, एक ही हॉरोस्कोप देखोगे, तो सारी जिंदगी एक ही हॉरोस्कोप देखते रह जाओगे, 12 के 12 हाउसेज तक पहुंच नहीं सकते इस जन्म के अंदर। तो इसलिए शनि को, क्योंकि होल्डिंग जो क्राइसिस है, वेट है, वो शनि के पास है, आयरन है ना, आयरन ने होल्ड करना है। तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया करना है। तो आप अगर 7 साल की लड़की 80 किलो भार उठा सकती है बाय एडिंग दिस 20 तो फिर जो 6th हाउस है, तो ये हमारा रोग ऋण शत्रु का कैसे हो सकता है? ये तो हमारे स्टेमिना का हो सकता है ना, लेकिन वो हम लोग बनाते हैं ना इसे, क्योंकि हम ये फॉलो नहीं करते सिस्टम। सो रियल सेंस के अंदर अब तीनों को अगर आप जोड़ें तो ये क्रक्स इसका निकलता है 6th हाउस का, कि पहली तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो कि मरकरी आपको एनालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके हिसाब से आपको एक्शन करने हैं मार्स के, क्योंकि द मार्स इज ए प्लैनेट फॉर योर एक्शन। और प्रैक्टिस करनी है, लोड उठाना है बाय द पावर ऑफ द सैटर्न। सो ये तीनों मिलके दिस makes the 6th house the most powerful house of the kundali, and which is known as your powerhouse. Clear? In addition to this, ये तो है ही है, in addition to this 6th house is also known as a Chastam Bhav, house of Rog Rin Shatru. No doubt, it is also one of the Dushant Sthan, and it is one of the Trik house. Out of this 6, 8, 12, एंड इट इज अ सेकंड अर्था, 2, 6, 10 हमारी कर्मा ट्राइन है, तो ये हमारा सेकंड अर्थ का हाउस है, ट्राइन का कर्मा का हाउस है। एंड इट इज द सेकंड उपाच्य हाउस, इज द हाउस ऑफ ग्रोथ, 3, 6, 10, 11, और इट इज वन ऑफ द त्रिशरय हाउस, 3, 6, 11, यानी कि काम, क्रोध एंड लोभ। थर्ड हाउस इज योर कामा, 6th इज ए क्रोध, एंड 11th इज ए योर लोभ। तो ये हम सब कवर करेंगे एक एक करके। सो अब सवाल एक यहां पे खड़ा होता है कि हमारे पास 12 हाउसेज हैं, तो 12 हाउसेज में 1st to 6 हाउस जो है वो हमारे पर्सनल हाउस है, ये तो सब बुक्स में पढ़ा आपने। 7 से हमारी दूसरी दुनिया शुरू होती है। तो जब वो 6th हाउस है हमारे, तो ये जो 6th हाउस है ये हमारा रोग ऋण शत्रु का कैसे हो सकता है, दुश्मन का कैसे हो सकता है, कि जब तक हम बाहर पहुंचे ही नहीं, क्योंकि कोई भी जो नेटिव है वो यहां से चलेगा, तो यहां जब चला तो क्या, मी माई सेल्फ,
ये भी पर्सनल हाउस है। मेरा कुटुंब, मेरी वेल्थ, ये भी पर्सनल है। माई सिबलिंग, माई फ्रेंड सर्कल, ये भी मेरा है, मेरी सोचें, ये मेरी फैमिली बन जाती है तो ये भी मेरा है। माई इंटेलिजेंसी है और मेरे बच्चे हैं। अब ये सब चीजें बन के मेरी ईगो बन जाती है यहाँ पे। क्लियर? तो जब यहाँ ईगो बन जाती है तो यहाँ तो मैं 7th हाउस में तो गया ही नहीं, तो मेरा ये शत्रु कैसे हो सकता है? आई डोंट नो आपके माइंड में ये सवाल आता है कि नहीं आता, पर मेरे माइंड में ये सवाल आया, आता है, आता था। तो इसके लिए जो ये सब चीजें आप कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, डू यू एग्री और नॉट कि जब मैं बाहर गया ही तो ये मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? एनीबॉडी? सर सर ईगो की कलेक्शन होगी आपके अपना कर्मा हाउस में, हाँ ईगो की कलेक्शन होगी आपके 9th हाउस में होगी ना सर, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका शत्रु बन गया ना सर ये। तो सारे शत्रु ईगो बनी ना आपकी, हाँ जी हाँ जी जी तो जी आप जी, थोड़ा मेरे शत्रु बन गए इसमें। राइट जी राइट। अगर मेरा सर थॉट्स खराब पॉइंट हो सारा गए, ये है। थॉट्स की कलेक्शन का है ना सर, अगर थॉट्स खराब हो गए तो फिर हमारा वो हम खुद ही के शत्रु खुद ही हो हाँ गए। तो फिर वही तो कहना चाह रहा हूं मैं। तो हम राइट खुद सर, अपनी खुद अपने सोचों शत्रु है। को, तो सेल्फिशनेस यहाँ पे आती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन इज हिज सेल्फिशनेस एंड ईगो एंड फियर, नथिंग एल्स। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है जो आपके छठे हाउस में आ गया। क्यों? क्योंकि 6th हाउस तक सिर्फ हर नेटिव कोई हो इस दुनिया के अंदर, उसके पास सिर्फ 2 ही वर्ड है, मी एंड माई। उसके सिवाय वो इंसान कुछ नहीं सोच सकता, उसके बियॉन्ड उसकी वो, क्योंकि वर्ड उसने देखा नहीं है, तो ही कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दिस ओन वर्ड। उसे अपना ही अपना सब कुछ नजर आता है, मी एंड माई। क्लियर सर? तो फैक्ट ये है कि हमने, हर किसी ने यहां 6th हाउस से आगे एक पूरे वर्ल्ड को फेस करना है। अब आपके सामने यूं को कि आपको अखाड़े में जाके सामने खड़ा कर दिया जाए कि आपको आगे जब नेक्स्ट टर्न आपकी है, आपकी कुश्ती करने की, तो डेफिनेटली आपके अंदर फियर पैदा होगा। तो ये छठा हाउस जो है ये हमारे फियर का हाउस है। क्लियर? अब वो फियर कैन बी इमेजिनरी, कैन बी फिजिकल फियर, और कैन बी मेंटल फियर, कैन बी इमोशनल फियर। और आज की डेट, क्योंकि 7th हाउस जो हमारा है वो फर्स्ट हाउस हमारे सोशल सर्कल का है, सोशल वर्ल्ड का है। क्लियर? तो लेटेस्ट जो वर्ल्ड की रिपोर्ट है साइकोलॉजिस्ट की आज की, वो ये है कि सबसे कॉमन जो फियर है वो हर इंसान को सोशल फियर है, सोशल एंजाइटी है। डिसऑर्डर is one of the most common anxiety disorder. So people with social anxiety disorder tend to feel quite nervous or uncomfortable in the social situations. ये वर्ड की लेटेस्ट जो रिपोर्ट है साइकोलॉजिस्ट की वो ये है। और आप सब जानते हैं जब से सोशल मीडिया आया है तब से हम सबको सोशल प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे सोशल ही तो हैं। तो अगर आप आज की डेट में सोशल मीडिया में नहीं है तो साथ वाला आपसे कोई भी फ्रेंड सर्कल पूछता है कि आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप पुराने जमाने के हैं, यू आर नॉट कोपिंग अप विद द विंड। तो वो प्रेशर आ जाता है इंसान को। इसके अलावा आप देखिए कि नेटिव में और कौन कौन से फियर हैं। फियर ऑफ मैरिज and the commitment, that is to be from the 7th house. Fear of death,
old age, that is to be from the 8th house. Fear of public speaking from the 9th house. Fear of failure in profession, that is 10th house. And social fear and criticism in your circle in the society, that is to be seen from the 11th house. And next is your fear of your competition, fear of intimacy, your bed player, that is to be 12th house. Clear? सो इतने सारे फियर यहां इंसान लेके खड़ा है, साथ में अपनी ईगो लेके खड़ा है, और ये सेल्फिशनेस है। तो ये फियर इसकी बीमारी बन जाती है। तो हमने इसको देखना कि हाउ टू नाउ कम आउट ऑफ द फियर। तो और इसी वजह से जो मैक्सिमम डिसीजेज जो इंसान को आती हैं, और एक इनके अलावा जो सबसे बड़ा फियर हर इंसान को होता है, we have to be very careful from that fear, और वो फियर उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमें ये बीमारी हो जाएगी, हमें ये डिसीज कैच ना कर दे। जब टेक एग्जांपल दिस कोरोना, कि अगर आप सोच रहे कि मुझे कोरोना हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो अगर आप यही सोच रहे हैं, ऊपर से सोने पे सुहागा, हर एस्ट्रोलॉजर, हर बुक जो है वो यही कह रही है कि छठा हाउस रोग और शत्रु का है, तो ऑटोमेटिकली तो ये जो सेल्फ फियर ऑफ ये बीमारी कैच हो जाएगी, इस फियर को बोलते हैं नोसोफोबिया, नोसोफोबिया। तो अगर हम सब लोग भी यही सोचते रहे कि छठा हाउस हमारा रोग ऋण शत्रु का है, रोग का है, डिसीजेस का है, क्योंकि हमारी किताबों में लिख रखा है सब चीजें रोग का है, तो एक ना एक दिन हम सब लोग भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस नोसोफोबिया के शिकार हो सकते हैं। तो एट लीस्ट वी शुड अवॉइड ऑल दिस, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बताया कि छठा हाउस जो है वो हमारा डायरेक्टली लिंक विद द 3rd हाउस है। तो जैसा हम सोचते रहेंगे वैसा वैसा आगे हमारे साथ होता रहेगा जिंदगी के अंदर। क्लियर? तो अब हमारे ऋषि मुनि जी क्या कहते हैं कि जब कभी भी, हमारे चाणक्य जी ये कहते हैं कि जब कभी भी फियर आपका वर्स्ट एनिमी है, इट इज योर फियर दैट होल्ड यू बैक, नथिंग एल्स। आप डरे हुए तो यही आपका एनिमी है, इसलिए 6th हाउस को एनिमी का हाउस कहा गया है। ये कोई बाहर का एनिमी नहीं है, ये आपके अंदर का एनिमी है। तो चाणक्य जी कहते हैं एज सून एज fear approaches near, attack and destroy it. Clear? तो नाउ हम बात करते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फियर एंड मेक ओवर दिस 6th हाउस द मोस्ट पावरफुल हाउस। सो इस बात को समझने के लिए मैं आपको गीता की तरफ थोड़ा ले जाता हूं, और वो कृष्ण जी की वो डिस्कशन और एडवाइस टू द अर्जुन, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब वो लड़ाई के मैदान में अर्जुन के सामने सारा का सारा उसका परिवार खड़ा था, और वो अर्जुन वाज टोटली अंडर द फियर, वो डर में था कि मैं इतने बड़े को अपने परिवार के सामने परिवार के साथ कैसे लड़ूंगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि वो अर्जुन जो थे वो अपने 6th हाउस में थे, कि उनके सामने सारा वो दूसरे एनिमीज खड़े हैं, उनके साथ परिवार के ही लोग हैं जिनके साथ उनको लड़ना है। तो उस वक्त श्री कृष्ण जी उसे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हर एक इंसान में समाया हुआ हूं, मैं हर इंसान में समाया हुआ हूं, और मेरे 2 रूप हैं, डबल पर्सनैलिटी है मेरी, जैसे वर्गो की 6th हाउस में डबल पर्सनैलिटी है। और एक जो पर्सनैलिटी है मेरी वो है ये 8, बॉडी, फायर, अर्थ, एयर, वाटर,
स्पेस, माइंड एंड इंटेलेक्चुअल। ये जो है ये मेरी एक स्पेशल पर्सनैलिटी है जो कि मेरी लोअर साइड की पर्सनैलिटी है, जो कि मेरी लोअर साइड की पर्सनैलिटी है। और जो फियर होता है वो हर इंसान की उस लोअर साइड में होता है। और फर्दर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी दूसरी तरफ एक हायर पर्सनैलिटी है जिसे आप इनर कॉन्शियसनेस कहते हैं, विच इज टोटली फियरलेस। आप इसे आत्मा कहिए, इसे कॉन्शियसनेस कहिए, इसे कुछ भी कहिए, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, वो भी हर इंसान के अंदर है, आपके अंदर भी है अर्जुन। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उस फियरलेस कॉन्शियसनेस, जो इनर कॉन्शियसनेस है, फियरलेस पर्सनैलिटी का आपको बटन ऑन ऑफ करना आना चाहिए। जिस दिन आप वो ऑन ऑफ करना सीख जाओगे तो आपकी जो टोटल लाइफ है वो फियरलेस बन जाएगी। और वैसे भी आप देखो कि अगर जिंदगी में ये जो छठा हाउस का जो फियर है वो है कि हम कभी भी किसी भी मुसीबत में या अंधेरे में, पताल का हाउस है तो हम अंधेरे में डार्कनेस में फंस जाते हैं कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ नहीं आता, तो हम डार्कनेस में जो है वो फंस जाते हैं। तो आप आगे क्या करें क्या ना करें, तो उसमें आप विजुलाइज करिए कि अगर आप एक बिल्कुल अंधेरे जगह पे फंस गए हैं जहां पे कोई लाइट नहीं, रोशनी आपको दूर तक दिखाई नहीं दे रही, तो आप क्या करेंगे, हम सब लोग क्या करेंगे कि बड़े ही आराम से एक चित्त एक ध्यान होकर कहीं से थोड़ी सी कोई आवाज सुनने की कोशिश करेंगे कि जहां पे कोई साउंड आ रही हो, और वो साउंड की तरफ हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे कि शायद यहाँ पे कुछ है, या लाइट आ रही होगी तो हम लाइट की तरफ प्रोसीड करेंगे। और आप इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे हर रिलीजन, हर शास्त्र हमें ये कहता है कि आप जिंदगी में कभी भी किसी भी अंधेरे में आप जब फंस जाते हो तो सिर्फ कुछ नहीं है, आप साधना करें, मेडिटेशन करें और आंख बंद करके अपनी कॉन्शियसनेस की आवाज सुनने की कोशिश करें और आपको वो आत्मा की लाइट खुद ब खुद नजर आ जाएगी। क्लियर? ये सारे शास्त्र हमारे लाइट एंड साउंड पे चलते हैं। तो सिर्फ इतना है कि हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो हम कहां कर सकते हैं? वो 6th हाउस में विद द हेल्प ऑफ द मर्करी एंड द सैटर्न कर सकते हैं, और कहीं नहीं कर सकते। तो जब आप ये जान जाते हैं, और वो आगे कहते कृष्ण जी, आप हमेशा अर्जुन को बोलते हैं कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि हर वक्त आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा फियरलेस होता है। वो हमेशा फियरलेस होता है क्योंकि डुअल पर्सनैलिटी है। वर्गो इज ए डुअल पर्सनैलिटी, बायोपोलर पर्सनैलिटी। तो एक पार्ट है जो लोअर लेवल पे है, एक पार्ट जो है वो हायर लेवल पे है, और वो हमेशा हम सब के बीच में है। वो हमेशा फियरलेस होता है। तो आप उसे ऑन करने की, बटन ऑन करने की प्रैक्टिस करो, और जब आप ऑन करने की प्रैक्टिस आपको आ जाती है तो लाइफ आपकी फियरलेस हो जाती है। एंड वंस यू बिकम फियरलेस, then your life become limitless. Clear जी? So एक बात यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई भी इंसान, आप, हम सिर्फ और सिर्फ गॉड से डरते हैं, when you fear the God, you need not to have fear of anyone.
And when you don't fear the God, you have fear of everyone. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा. Clear? So that's the reason your inner consciousness and the fearlessness makes your sixth house as your powerhouse. ना कि इस हाउस को आप सिर्फ यही सोच सोच के करते रहो कि नहीं ये तो रोग ऋण शत्रु का है, कि नहीं, आप सबके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो फियरलेस है. वो थ्रू मेडिटेशन, पताल है, अंधेरा है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए एंड डेफिनेटली यू ऑल विल बिकम ए फियरलेस. क्लियर? सो नेक्स्ट है जी, जैसे हमने पहले देखा कि हाँ भी इसको 3-6 हाउस है, त्रिषाढ़ हाउस है, तो काम क्रोध हाउस का भी है हाउस, ये छठा हाउस. तो ऑन द वन साइड एंगर, फियर, ईगो and the jealousy are the biggest diseases of the man, or the enemies of the man. And anger is a blunt tool. It won't hurt your enemies. However, it will definitely hurt you. Clear? This is a one schools of the thought. कि अगर आपका एंगर है तो आपको ये कोई फायदा नहीं है. तो इसलिए हमेशा बचपन से यही सिखाया गया हर बच्चे को, हर माँ ये सिखाती है, माँ बाप ये सिखाते हैं कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना. लड़कियों को पर्टिकुलर कि नहीं तुम्हें गुस्सा नहीं करना. सीखते आए हो कि नहीं? तो उस मंगल, गुस्सा मैंने मंगल, फायर को शुरू से बचपन से दबा दिया जाता है. लेकिन आज की जो लेटेस्ट साइंस की रिसर्च है, according to the latest psychologist, brain scientist and the mental health professional, anger has a highly valuable qualities. अगर किसी इंसान के अंदर एंगर नहीं है तो समझ लीजिए कोई फायर नहीं है अचीव करने की, एक्शन करने की फायर नहीं है, फाइटिंग पावर नहीं है, नथिंग. तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेबिलिटी है और कुछ नहीं है. कि आप जो भी सिचुएशन है, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, आप अपना बोल नहीं सकते, स्टैंड नहीं ले सकते. तो लेट्स गो टू द क्वालिटीज ऑफ द एंगर that is known as a Mars, and you can say this qualities of a sixth house, which is a house of your anger. So first of all, anger is your motivational force. How it is a motivation force? कि छठे हाउस से आपको 7th हाउस में जाना है, तो वहां दूसरे लोग खड़े हैं, आपको वो आप हर्डल, आप आगे जाना चाहते हैं, तो दे पुट हर्डल्स इन फ्रंट ऑफ यू. तो एंगर कब ट्रिगर होता है? वो ट्रिगर तब होता है कि आप एक काम करना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, आपके लिए एक हर्डल बहुत बड़ी खड़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये होता है कि ये क्यों मुसीबत आ रही है, ये मैं ये करना चाह रहा हूं लेकिन क्यों आ रही है. तो इमीडिएट आपका एंगर जो है वो ट्रिगर हो जाता है. वही एंगर जो ट्रिगर होता है वो आपको मोटिवेट करता है कि मुझे इस हर्डल से बाहर निकलना है. तो आप एक्शन लेते हो. अगेन मार्क्स, पहले एंगर आपका ट्रिगर हुआ मार्क्स की वजह से, फिर आपने एक्शन लिया मार्क्स की वजह से. सो दैट मीन्स इफ देर इज नो एंगर, देर इज नो मोटिवेशन फोर्स. नाउ एंगर इज योर फायर एंड एनर्जी. अब आपको सामने साथ अपोजिट सामने खड़ा है, वो आपको चैलेंज कर रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते. अगर आपको कोई चैलेंज करे, आप 5-5 साल से सोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको चैलेंज करे जी छोड़ दीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है, तो आप क्या बड़े कामली उसको छोड़ देंगे? हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हो कि मेरे बस की बात नहीं है. या आप उसे कहोगे ओके, आप ना भी कहो उसे, लेकिन मन के अंदर गुस्सा आएगा और आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे.
मैं एक दिन तेरे को एस्ट्रोलॉजर टॉप एस्ट्रोलॉजर बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। Yes, sir. Right, तो sir. ये गुस्सा किसने दिया? आपके छठे हाउस ने, आपके मंगल ने, कि आपको कंपटीशन की एक इमीडिएट उसने ट्रिगर किया कि मुझे इसे कंपीट करना है, इसे चैलेंज इसका एक्सेप्ट करना है। वो चैलेंज कहां से आया? सातवें हाउस से। क्लियर? सो इफ देयर इज नो फायर, नो एनर्जी, you can't accept the challenge of anyone in your life. So then there is no growth. Forget about the growth. Clear? So next है जी एंगर। आपका एटीट्यूड है टू चेंज द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड योर सराउंडिंग्स। आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको देख रहे हो, रोजमर्रा देख रहे हो कि ये जो सारी सिचुएशंस है मेरे इर्द गिर्द है, चाहे वो आप ऑफिस में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप घर में हैं, हाउस वाइफ है, कुछ भी है, तो आपकी अगर सराउंडिंग्स आपके इर्द गिर्द आपके हिसाब से दे आर नॉट इन ए कंप्लीट हार्मोनी एंड अकॉर्डिंग टू यू, वो नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कामली सरेंडर करके उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लीजिए यू विल बी मिसयूज्ड। देन फॉरगेट अबाउट you can change your circumstances according to your wish. तो जब एंगर ट्रिगर तब होता है जब आपके हिसाब से सिचुएशंस नहीं होती, सर्कमस्टांसेस नहीं होते, सराउंडिंग्स नहीं होती, और आपको गुस्सा आता है और आप ये कहते हो कि मुझे हर हालत में इसे चेंज करना ही करना है, कम व्हाट में। क्लियर? तो आप एक्शन लेते हो, फिर वही मंगल। गुस्सा आया कि मुझे सराउंडिंग चेंज करनी है, फिर मंगल फायर। सो इफ देयर इज नो फायर, नो एंगर, देन फॉरगेट अबाउट दैट यू कैन चेंज द सिचुएशंस। एक्सेप्ट इट एज इट इज। और एंगर इज ए पावर टू टेक योर ओन स्टैंड ऑन एनी इशू। आप किसी इशू पे आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आप गलत नहीं हैं, कुछ भी आपका इशू है लाइफ को लेके, तो आपको अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। वो आप तभी स्टैंड ले पाओगे जब आपके अंदर गुस्सा आएगा, नहीं तो आप कभी भी किसी भी इशू में अपनी बात को स्टैंड ही नहीं ले पाओगे कि हाँ आप किस बेस से ठीक कह रही हैं या ठीक कह रहे हैं। नेवर एवर। क्लियर? तो इसलिए बार बार कहता हूं कि यू कैन से द एंगर इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी, फायर, एसेट इन योर लाइफ। डोंट से एंड डोंट टीच योर चिल्ड्रन दैट नहीं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा हमारी सबसे बड़ी एसेट है। तो आगे देखिए क्या है कि एंगर इज ए प्रोटेक्टर ऑफ योर बिलीफ एंड वैल्यूज। क्यों? मार्स itself is a protector. It is known as a defense officer and कारका of the 6th house. तो आपको लाइफ के अंदर हर सिचुएशन के अंदर आपको ये प्रोटेक्ट करेगा अपनी बात को कहने के लिए। क्लियर? अगर आपके अंदर एंगर नहीं है तो आप अपने आप को कभी भी किसी के सामने किसी भी सिचुएशन के अंदर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगेन यू विल एक्सेप्ट द सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट, Mars means anger is an important bargaining tool. अब आप के अंदर क्रिएटिविटी है, स्पेशलाइजेशन है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है और आपकी एक वैल्यू है,
और सामने वाला, आप मार्केट में अपनी क्रिएटिविटी को सेल करने के लिए जाते हैं, चाहे जॉब के लिए आप ऑफर के लिए जाते हैं, तो कंपनी आपको, एमडी आपको बहुत ही कम ऑफर आपको दे रहा है आपकी सैलरी की, तो आपके पास फिर दो ऑप्शन है कि आप तो या तो कामली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यू विल बी थ्रू आउट द अंडरपेड थ्रू आउट द लाइफ। अगर आपको ये गुस्सा आता है कि क्योंकि इंसान जब तक अपनी वैल्यू नहीं लगाता तब तक सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं लगाता, तो आपको गुस्सा आता है एंड यू रिफ्यूज द ऑफर कि सॉरी, मैं इस इतने में मैं काम नहीं कर सकता या कर सकती, तो इमीडिएटली आपको गुस्सा आया मंगल की वजह से। क्लियर? तो आपने जब रिफ्यूज ऑफर कर दी तो आपने सामने वाले के माइंड के अंदर एक बार्गेनिंग की ऑप्शन खोल दी कि नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको हमें बड़ी ऑफर देनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि जब आपको गुस्सा ही नहीं आया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बड़ी ऑफर आपको मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में। तो यू विल बी अंडरपेड थ्रू आउट द लाइफ। तो अब नेक्स्ट है जी, मार्स इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर द कम्युनिकेशन। आप कहेंगे ये मार्स कम्युनिकेशन का हो गया, तो पहली बार देखा कि मरकरी को कम्युनिकेशन कहते रहे, तो मास कम्युनिकेशन का प्लैनेट कैसे हो गया? यस, मार्स कम्युनिकेशन का जो प्लैनेट है वो इसलिए कि आप खड़े हैं सिचुएशन के अंदर, आप देख रहे हैं, आप भी, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, आपको भी अपने कमेंट्स देने हैं, और वो जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं कि सब कुछ है, इससे बेटर हम कुछ और कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई भी बात आपकी सुनने को तैयार नहीं। तो आपको इमीडिएट गुस्सा आता है कि लिसन, आई एम आल्सो देयर, लिसन मी, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि यू आर राइट, कि अगर आपकी बात सुनी जाए, इम्प्लीमेंट की जाए, तो आप सिचुएशंस को बहुत बेटर कर सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने काम के लिए अच्छा कर सकते हैं। तब लोग आपकी बात सुनते हैं कि नहीं यार, इसकी भी बात सुन लो। आप कोई भी देख लो, एजुटेशन देख लो, आज की डेट के अंदर सब जगह चल रहे हैं, तो वो क्या है कि वो एकदम वो अपने गुस्से को दिखा रहे हैं ताकि वो लोग हमारी बात, गवर्नमेंट हमारी बात सुने या लोग हमारी बात सुने। तो इसलिए आपका जो एंगर है वो आपकी लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है फॉर द कम्युनिकेशन। क्लियर? अब है जी, एंगर मार्च इन इंपॉर्टेंट टूल टू रीच टू योर डीपर सेल्फ। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको छठा हाउस जो है वो हमारा पताल का हाउस है, ठीक है जी, और पताल का हाउस मींस डीप। तो डीप है तो यहां पे बुद्धि, बुध, नीचे, ऊपर मंगल, ऊपर शनि, तो ये नीचे दबा पड़ा है। तो ये वो हाल है कि आपके बचपन से लेके अब तक सो मैनी ऑफ द ग्रजेस जो हैं, इलविल है, वो सारी की सारी जो हैं वो आपने अपने माइंड में स्टोर कर रखी हैं, सबकॉन्शियस माइंड की वो स्टोर कर रखी हैं। तो वो गांठे बनकर, उंगल बनकर वो आपके माइंड में दबी पड़ी है, और आपको कभी वो कहने का मौका नहीं मिलता कि मुझे ये शिकायत है, मुझे वो शिकायत है, मुझे वो शिकायत है। तो एक दिन लावा की तरह आपका गुस्सा जो है वो बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो सारी गांठें जो हैं वो सब बाहर निकल के आ जाती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे समुद्र के अंदर हमारा माइंड कुछ समुद्र से कम नहीं है, बहुत कैपेसिटी है, जितनी समुद्र की है अनलिमिटेड, उतनी हमारे दिमाग की कैपेसिटी है सोचने की। तो समुद्र के अंदर कूड़ा करकट डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डाल ही रहे हैं सब। तो जब टाइड्स आती हैं तो वो सारी की सारा कूड़ा निकल के बीचेस पे आ जाता है। तो ठीक वैसे छठा हाउस हमारा पताल, हमारे दिमाग रूपी समुद्र के अंदर हमारे बहुत सी ग्रजेस, बहुत से थॉट्स पड़े हुए हैं जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो आपको एक दिन गुस्सा आता है तो वो सारा सारा बाहर निकलता है लावे की तरह। मंगल यानी गुस्सा,
तो उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपका मरकरी एक्टिव हो जाता है और आप न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए आपका माइंड जो है वो रेडी होता है, जैसे लावा निकलता है। और काउंसलिंग के अंदर मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूं कि आपको किसी के साथ गुस्सा है, फॉरगिवनेस की बात करनी है, गुस्सा करना है, तो उस इंसान की फोटो उठाओ। आजकल तो व्हाट्सएप पे सबकी फोटो है, गाड़ी में बैठो, अकेले बैठो, सामने फोटो रखो, जो गुस्सा है निकाल के, सब निकाल के अपने शांत होके घर पहुंचो, जिंदगी के नजारे लो। आपने निकाल दिया वो लावा एंगर। बहुत छोटा था, मैंने उसमें टीवी में सीरियल देखा था कि एक वो हस्बैंड इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा होता था कि शाम को उसने घर आना तो उसने बीवी ने 4-5 कप चाय पहले से बना के रखनी, क्योंकि उसका काम था कि जैसे ही उसने घर में घुसना, बीवी ने चाय लेके आनी, उसने एक सिप लेना और गुस्से के अंदर उठा के चाय का कप जो है वो फेंक के तोड़ देना कि ये चाय बेकार है, इसके अंदर चीनी नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है। तो 4-5 कप रोज तोड़ता था डेली। तो बच्चा आया ना कि पापा के, तो बच्चे को भी सीधे थप्पड़ 2-4 लगाने लगा। ये रोज का सिलसिला था। अब चलता गया तो बीवी ने वही 4-5 बनाए। तो एक दिन क्या हुआ, वो 5 बजे लेट आया, वो वैसे 5 बजे आता था, तो 5 बजे आने की बजाय वो 5:45 बजे पहुंचा, पौना घंटा लेट। अभी भी वही डर रही है, वो बेचारी कप लेके आई तो जनाब ने कप बड़े आराम से पहली कप चाय पी ली। बड़ी हैरान भी, ये क्या हुआ, 4 कप बना कर रखे, वो तो बिल्कुल बेकार गया। बच्चा आया तो बच्चे को गोदी में उठा लिया, प्यार करना शुरू कर दिया। बीवियां तो पता ही है आपको, उनके माथे ठनक जाते हैं भी, ये बात है। तभी तो कहते हैं कि घर में जब घुसो तो मुंह लड़का के घुसो, अगर खुश गए तो समझ लो कि कोई चक्कर है बंदे का। तो बीवी के दिमाग में वही बात आ गई कि ये बंदा बड़ा रिलैक्स आया तो जरूर कोई ना कोई चक्कर हो गया इसका, किसी के साथ अफेयर हो गया, अब इसलिए शांत हो गया। कभी चलो कोई 2-4 दिन और देखती हूँ। तो उसने नेक्स्ट डे फिर वही किया। तो नेक्स्ट डे जब किया तो तब भी वही, आराम से आया, चाय पी ली, बच्चे के साथ खेल रहा है, बातचीत कर रहा है। अब हफ्ता ये सिलसिला चलता रहा तो वाइफ का तो दिमाग जो है ना वो घूम गया 360 डिग्री। कहती अब तो मैं पीछा करूंगी। अब उसने पीछा किया ऑफिस से बाहर। जनाब ऑफिस से निकले, स्कूटर पे बैठे और बीवी भी साथ में पीछे पीछे ऑटो करके उसके पीछे पीछे। तो वो पहाड़ के पीछे जाके उसने स्कूटर लगाया। तो बीवी कहती पक्का अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड बैठी होगी, आज तो रंगे हाथ पकड़ूंगी इसको। बट एनी हाउ उसने देखा क्या कि जनाब ने ब्रीफ केस में से अपने बॉस की फोटो निकाली और बॉस की फोटो सामने फ्रेम में, अपने फ्रेम वाली थी, वो सामने रखी। पूरा आधा घंटा जो दिन के अंदर बॉस ने उसको गालियां निकाली थी, सारी गालियां उसको वापस दे के, गुस्सा निकाल के, तेरी ऐसी की तैसी, ये वो जो निकालना था उसने एंगर यानी कि मंगल अपना एक्टिवेट करके निकाल के, जब वो शांत हो गया, पसीनो पसीन हो गया, फोटो निकाली, ब्रीफ केस में रखा और घर आ। सो ये है लावा, ये है। तो तब आप, जब तक आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, आप उसे लावे की तरह बाहर निकालोगे नहीं तो आप कभी भी अपने मरकरी को एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्लियर? सो नेक्स्ट है जी आपका कंडीशन ये है कि आपका जो गुस्सा है, एंगर इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मैन when it is taken positively in a proper and disciplined manner with maturity at the right time, with the right potency, with the right person, at the right situation and for the right purpose, then it will be your great and valuable asset, power and strength to meet every challenge of life and resolve every hurdle of life and will add great value in your life. बुद्धा जी कहते हैं you will not be punished for anger, rather you will be awarded for your anger. You can say you will be punished by your anger,
if you use this anger in a wrong way, at the wrong place, with the wrong person, for the wrong purpose. So that's the reason your positive anger makes your sixth house as your powerhouse. Clear? So let's have a break for 5 minutes. Anybody want to question? Any question on this? I hope you are enjoying. सर एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे मतलब आपने कहा कि एंगर है वो चैलेंजेबल है और बहुत सारे लोग एंगर ही नहीं करते, उनके कोई लाइफ में मतलब होता है कि ठीक है मतलब कुछ भी बोल रहा है कोई। हाँ तो ठीक है ना, तो उनकी लाइफ भी आप देख लीजिए ना, तो उनकी लाइफ कैसी रहेगी फिर। वो एक्सेप्टेबिलिटी है आपको कि सारी सिचुएशन की है, तो ना तो वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, ना अपने ऊपर उनको गुस्सा आता है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग? हाँ ठीक है, यस अब एनिमल को क्या है कि ठीक है वो बेचारे क्या करेंगे, उनको भी गुस्सा तो हमें देख के आता होगा, लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है जो मालिक दे देगा ले लेंगे। तो आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा तो आप जिंदगी में आगे क्या बढ़ोगे, मुझे बताइए। विनोबा भावे को गुस्सा नहीं आता था। विनोबा भावे को, विवेकानंद को, ये क्रोध नहीं, इनको हमने कहीं भी जो भी हमने पढ़ा या लिखा, इनको क्रोध तो नहीं आता था। सर क्रोध तो हर किसी को आता है सर। एंगर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी। यस एंगर इज ए वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड मैकेनिज्म। जिस इंसान के अंदर एंगर नहीं है, समथिंग इज अ बिग प्रॉब्लम विद दैट। सो नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम दिस। साधु इफ इट इज यूज्ड इन ए, साधु को गुस्सा दुनिया से आता है तभी तो साधु बनते हैं जनाब। तो एनर्जी हुई ना ये, तो फिर आप मुझे बताइए ना सर, साधु कौन क्यों बनेगा? साधु की दुनिया देख के मुझे गुस्सा आ रहा है ना कि दुनिया का सिस्टम ठीक नहीं है, तो अपने सिचुएशन चेंज कर ली उन्होंने, साधु बन गए। हाँ सबसे यही तो अगर एनर्जी गुस्सा हुई ना ना। आता तो वो साधु बनते? ठीक है सर। बताइए ना, जवाब दीजिए ना आप अभी सर। तो संन्यास लिया सर, वो घर पे वो संन्यास वो क्यों जंगल में लेगा बैठ- कोई इंसान? मैडम जी, अपनी सिचुएशन को वो चेंज नहीं कर सकते हाँ, कि वही- दुनिया वही को सब चेंज नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूं। तो उनको दुनिया का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सिस्टम को देख के गुस्सा आया ना। हम्म, वो सब जैनी होते हैं ना, जो मुंह पे पट्टी रख के चलते हैं, उनको हाँ। कभी क्रोध होते देखा नहीं है मोस्टली मैंने ये फिर वही बात मेरी, पहले क्रोध आया उनको दुनिया को देख के, तभी तो उन्होंने डिफरेंट पाथ वो लिया ना। चूंकि सर ये तो साथ में रह के पता सर चलता है। ये तो आप कभी भी, ये तो आप भूल जाइए कि ये आपके पार्ट एंड पार्सल बॉडी का मैकेनिज्म है सर ये। सर हमारा तो ठीक है, हम संसार में रहते हैं और इस जगत में रहते हैं, तो जो कंदराओं में चले जाते हैं और वो उनमें ठीक है, कुछ है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको, बाकी तो ठीक है सर, आपकी बात ठीक ही होगी। नहीं ठीक होगी नहीं सर, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा, कि आप मेरे को जवाब दो ना मेरी बात का सर, कि गुस्सा आपको एक सिचुएशन से आएगा तभी दूसरी सिचुएशन को पैदा करोगे ना। वो भी बात ठीक है आप, बस डिफरेंट दैट्स ऑल। फॉर्म्स ऑफ एंगर हो गए ना। एनर्जी हुई ना सर, एनर्जी। हाँ जी सर, नेक्स्ट है जी। सर अभी तक जो आपने 1 घंटे का लेक्चर दिया है, हाँ जी, अभी तक इसमें ये चीज समझ आ गई है कि बुध का दिमाग और राहु के विचार, मंगल की ताकत और शनि का कर्म, ये Exactly 4 right. मेजर चीजें अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आप कुछ भी कर सकते। बिल्कुल वही तो कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा बहुत मेजर कि जो फियरलेस आपकी एक जो है, हर इंसान की 2 Yes. पर्सनैलिटी है, मैं हर इंसान में समाया हुआ हूँ, लेकिन क्या करें 99.9% जो है वो जो लोअर लेवल पे रहते हैं, फियरलेस पे। आपने सुना होगा अक्सर सर कि हर डर के आगे जीत है, ये तो सुनी हुई ना फ्रेज, यस सर, सुनी है ना सर? या तो डरो या डर के आगे बढ़ो। डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे Yes. जीत जो फ्रेज है उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है जो लोग अपने इनर कॉन्शियसनेस का बटन ऑन करना जानते हैं, तभी वो फीललेस बनते, तभी वो डर के आगे जीत होती है। समझ गए? जी सर। सो सर, कभी जैसे अभी कभी आपने- भी अगर अपने दूसरी इनर दुनिया में कदम रखना कॉन्शियसनेस है तो से ये
सिक्स्थ हाउस आपका बहुत मेजर। हाँ जी, तो सिक्स्थ हाउस जो है तभी ये आपकी कुंडली का सबसे पावर हाउस माना जाता है, पावर हाउस माना जाता है। अगर आपका सिक्स्थ हाउस वीक है तो आपको, जो मैंने पीछे बताया कि 7 तरह के हमारे आगे फेसेस करने हैं, तो आप 7 तरह के फियर लेके कैरी करके सारी जिंदगी चलोगे। आप उनमें से कोई ना कोई फियर आप लेके चलोगे। 4 प्लेनेट जो यहाँ पे बैठे हैं ना, लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से आगे बढ़ना है। Once you become fearless, तो उसके करने के लिए आपको एक तो पहले फेथ चाहिए कि वाकई मेरी बॉडी, माइंड एंड सोल का एक हिस्सा है जो मेरा फियरलेस है। ये पहली चीज ये होनी जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी है कि आपको वो एक्सरसाइज करनी है कि उसके साथ बात कैसे करनी है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। अब वो मंगल, शनि और आपको वो बुध सिखाएगा, ठीक है ना। जब वो आपको डेप्थ में जाना है, अपनी जड़ें मजबूत करनी है, और सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, हाउस ऑफ ए कर्मा है। तो मैंने लास्ट में कहा कि जो इंसान सिर्फ भगवान से डरता है, उस इंसान को इस दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं। और जो इंसान भगवान से नहीं डरता, वो इंसान एक छोटी सी चींटी से भी डरता है। तो कर्म करो अपने आप। ये सब चीजें, डर ही खत्म हो गया तो बचा क्या? डर ही है जो आपको, तो लाइफ आपकी लिमिटलेस है ना। फिर जब डर ही खत्म हो गया तो बचा क्या? फिर तो आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। आगे चलूंगा सर। ये 6th हाउस इज हाउस ऑफ कर्म का भाग्य स्थान भी है सर। हाँ जी सर, आपने निचोड़ तो अभी बता दिया सारा। सर आ रहा हूँ। अब नाउ लेट्स स्टार्ट प्लीज। ओके सर। क्लियर जी। नाउ 6th house is also the house of ego and your ego and as well as your protector. First thing आप ये नोट करिए कि सिर्फ ईगो और एंगर के बीच में एक हेयर लाइन का डिफरेंस है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। माइंड इट। तो आपको लगेगा कि शायद ये एंगर वाली चीजें सारी रिपीट हो रही हैं। यस, क्योंकि ईगो और एंगर के बीच में हल्का सा डिफरेंस है। ईगो हमारी साइकोलॉजिकल सिस्टम का एक हमारा हिस्सा, पार्ट है। वो हर किसी इंसान के अंदर है। क्वांटम जो है वो डिफरेंट है, किसी में थोड़ी है, किसी में ज्यादा है। एंड ईगो इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द अटैक ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि 7th हाउस में आप सोसाइटी में एंटर करने वाले हैं। अब सोसाइटी को आपसे जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। Attack of the society, expectations, and motivates you to work hard and achieve great things in life. अगर आपकी ईगो नहीं है तो आप ये लाइफ के अंदर ना तो मोटिवेट हो सकते हैं, ना आप ग्रेट थिंग्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। क्लियर। तो ईगो ही है जो हमें हमारे फेथ, नॉलेज और एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें अगर हैं तो हमारे में थोड़ी ईगो है। क्लियर। सो ईगो इज योर ओन आइडेंटिटी और कुछ भी नहीं है। ये हमें भीड़ में से सबसे अलग खड़ा करती है, हमारी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हाँ भी ये बंदा बड़ा इग्विस्टिक है जी, तो बन गई ना पहचान आपकी, इग्विस्टिक है। तो इतना कहना शुरू कर दिए तो बहुत है, इग्विस्टिक है, पहचान है। ईगो आपकी वो आंख है जिससे आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हो और परखते हो। क्योंकि छठा हाउस है ना, वर्गो है, उसका क्या कहा गया है? चित्रगुप्त कहा गया है, चलता फिरता कैमरा, एनालिटिकल पर्सनैलिटी। आगे 7वां है, आगे दुनिया है, उसको दुनिया को अलग नजर से देखना है। क्लियर। ईगो ही है जो आपकी लाइफ में आपकी बाउंड्री सेट करती है कि मैंने उससे बात नहीं करी, सामने वाला कहता है ईगो है तब नहीं मेरे से बात करता वो इंसान। तो आपने डिसाइड किया ना कि नहीं बात करनी, मैंने इससे नहीं करना, ये काम नहीं करना, मेरी डिग्निटी के बिलो है, मेरी ईगो हर्ट होती है। तो वो एक आपकी बाउंड्री हर इंसान के साथ आपकी बाउंड्री को सेट करती है इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ and in your society. Clear? So you can say the Virgo, I analyze, यानी कि 6th house, I analyze. 5th house आपकी आत्मा,
आपकी इनर, 7वां हाउस आपकी दुनिया, दूसरी दुनिया। इन दोनों के बीच में ये एक ऑर्गेनाइजर का काम करती है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी आत्मा की इंफॉर्मेशन, आपके दिमाग तीसरे घर से जो कलेक्ट हुई वो इंफॉर्मेशन, और दुनिया के सामने आगे चल के आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कौन से थ्रेट होने वाले हैं, ये सारा का सारा काम ये आपकी ईगो करती है, ये वर्गो करता है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइंड करके आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करवाने का काम जो है वो आपकी ईगो का है। आइडियाज को इंप्लीमेंट करना, आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या टाइम है आपके लिए, ये सब काम जो है इनको प्रैक्टिकल शेप देना आइडियाज को, ये हमारी ईगो करती है। हमारे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच में ये कम्युनिकेट करती है। उनके अंदर कोई भी जो इश्यूज डेवलप होता है तो उन्हें रिजॉल्व करने की ये हेल्प करती है। ये आपके इनर यानी कि 5वां आपकी सोल है, इनर वर्ल्ड है, और 7वां दूसरी दुनिया शुरू हो रही है। इसके अंदर कोई कंफ्लिक्ट पैदा हो गया कि आपकी जो बात है वो दूसरे को पसंद नहीं, दूसरे की जो आपकी आत्मा को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो वो ईगो कहते हैं थोड़ी सी यार ईगो डाउन कर ला, कोई गल नहीं, एक्सेप्ट कर ला। तो क्योंकि 7वां हाउस हमारी कमिटमेंट का हाउस है, तो यहाँ पे आगे चल के हमें दुनिया की एक नई दुनिया पार्टनर लेके हमारी एक नई दुनिया की लाइफ जो है वो हमारी स्टार्ट होनी है। तो उसमें हमें मैंने ईगो आई से वी होना होता है। तो ये सब काम वर्गो करते हैं एनालाइज करके कि मैंने कौन कौन से लेवल पे ईगो वो करना है, थोड़ा डाउन करना है। तो ये वो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करती है। तो आप जानते हैं कि हर इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर डिफरेंट थंबप्रिंट, डिफरेंट आई रेटिना लेकर पैदा हुआ है। तो एवरीबॉडी इज ए डिफरेंट आई पॉइंट ऑफ व्यू, थिंकिंग लेवल, पैटर्न सब कुछ डिफरेंट है। तो हर इंसान की जो ईगो है वो भी डिफरेंट है, और हर इंसान का दुनिया को देखने का, परखने का तरीका जो है वो नजर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। सो ईगो ही है जो नेटिव की एक अलग आइडेंटिटी बनाती है। और ये ईगो नेगेटिव हो जाए, पॉइंट नोट कर लो, अगर ये ईगो नेगेटिव हो जाए तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई स्पेशल एक्सपर्टाइज नहीं है, फिर भी आप एक ईगो, लेकिन मेरे जैसा तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, कोई इंसान जैसा मैं काम करूंगा वैसा कोई नहीं कर सकता, तो वो आपकी नेगेटिव है ईगो। तो वो आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। तो कंक्लूजन क्या है? ego should be healthy ego, otherwise it will become your enemy. Your healthy ego protect yourself, respect, self image and the self worth. Healthy ego creates your self concepts. Healthy ego takes care of yourself. Healthy ego helps to you to take stand for your values. Healthy ego help you to make decisions, set personal boundaries and maintain your self esteem. अगर आपकी ईगो नहीं है तो आपका कोई भी सेल्फ एस्टीम नहीं है। माइंड इट। सो योर पॉजिटिव ईगो मेक्स योर 6th हाउस एज योर मोस्ट पावरफुल हाउस। क्लियर? सो नेक्स्ट, अब एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, शुरू से होता आया है, वो बात ये है कि आपसे बात करने का मौका 6th हाउस में पहले बीच में तो मिलते रहे हैं, तो पर्टिकुलर 6th हाउस को लेके नहीं किया। बड़ा ही अजीब सवाल है। आप आई थिंक यू विल एग्री विद दिस कि 6th हाउस का जो हाउस है इसको रोग ऋण रिपू कहा गया है। रोग 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 रोग। अब मेरे दिमाग में तो ये सवाल आता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वर्गों को ये सिंबल दिया है, स्मार्ट ब्यूटीफुल यंग वर्जिन गर्ल कैरिंग ए स्टिक ऑफ फ्लावर। अब आपसे सबसे सिर्फ एक सवाल है कि आप इसे ध्यान से सिर से लेकर पैर तक देखिए, कहीं से किसी कॉर्नर से आपको ये बीमार नजर आ रही है? मेरे को तो नहीं आ रही।
तो अगर ये बीमारी का ही साइन होता वर्गो, तो क्या हमारे ऋषि मुनि इतने अनजान थे कि उन्होंने ये साइन इसे दिया, और वो शायद मेरे हिसाब से इसको ये साइन देते। अब आपको उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? क्यों जी, एनीबॉडी? बिल्कुल ये opposite। बीमार है जी। हाँ, ये बीमार है जी। तो इसमें, और ये फुल ब्यूटीफुल ए फेयरी चाइल्ड। तो फिर हम आज तक इसको वर्गों को रोग का हाउस क्यों कहते थे? तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे? तो पॉइंट समझने का ये है कि ये रोग का हाउस हम खुद बनाते हैं, एक्चुअल में आपका ये स्टेमिना का हाउस है, ताकि आप स्टेमिना को इतना डेवलप करो इस हाउस के अंदर कि आप भी इस वर्गों की तरह स्मार्ट यंग गर्ल आप नजर आओ, लेसर देन योर एज। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। ठीक जी। जी जी। तो हम आगे चलते हैं इसको कि कैसे। अब फिर वही वापस आऊंगा मैं, क्योंकि 6th and 3rd हाउस जो मरकरी है, ये दोनों के दोनों आर डायरेक्टली लिंक्ड हैं, ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये हमारी सोच है और ये हमारा इंटेस्टाइन्स है, ठीक। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो 6th हाउस है, और गट समटाइम डिस्क्राइब्ड एज आवर सेकंड ब्रेन। क्लियर? तो गट एंड ब्रेन, दे टॉक टू ईच अदर through the nerves, nerve signal, that is 3rd house हमारा, क्योंकि मरकरी हमारा मैसेंजर है, कम्युनिकेटर है, वो नर्वस सिस्टम का कारक हमारा मरकरी है, तो वो हमारे सिस्टम के साथ ये सब जितनी भी कम्युनिकेशन है वो 6th हाउस के साथ 3rd की आपस में मिलके होती है। तो वी शुड नो दैट इमोशंस एंड थिंकिंग ऑफ द 3rd हाउस कैन डायरेक्टली alter your gut function, that is the 6th house. Clear? Our negative thinking pattern give mental illness, and due to this one can experience a range of rogs such as a pain, headache, muscles tension, feeling of restlessness, digestive disorder and insomnia. अब दूर कहाँ जाने की जरूरत है, आप सब ने ये एक्सपीरियंस फेस किया होगा। टेक ए एग्जाम्पल ऑफ योर एग्जाम्स, कि एग्जाम की टेंशन से पहले लूज मोशन लगते हैं कि हाई एग्जाम है, तो ये हम सब ने फेस किया होगा। छोटी सी एग्जांपल है, ऐसे बहुत से कई एग्जांपल होंगे, अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि ये एग्जांपल क्यों जी किया, फेस के नहीं फेस किया? यस सर। हाँ, तो जब टेंशन होती है तो पेट खराब हो जाता है। ओ गॉड सेव मी फ्रॉम द बोदरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये ईसा मसीह ने भी यही कहा था। हाँ, तो फिर आप आ गई ना, ईसा मसीह जी को भी डर था ना। क्यों जी? एग्जाम से उठ रहा, डरे ना, तो डर, फियर बाय सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। भगवान को भी डर होता है इस चीज का कि अगर मैंने ये ज्ञान किसी गलत के हाथ दे दिया तो ये गलत ना कुछ पड़ जाए, तो उसको वो डर है। डर तो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, किस किस तरह के डर है। डर के बिना ना, ईगो के बिना, डर के बिना कोई इंसान नहीं बचा है। ठीक है जी। अब क्या है कि गट और ये सब जो है, जैसे मैंने बताया कि ये जो आपस में एक कम्युनिकेट करके ये हमारे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसी के हिसाब से, जैसे मैंने एग्जांपल आपको जूस की एग्जांपल दी, तो जैसा आप सोचोगे वैसे के वैसे ही आप आगे बनोगे, और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और ये कभी नहीं सोचना कि हमें जो है वो कोई भी किसी तरीके से हम बीमार हो सकते हैं, फियरलेस हैं। आप ये समझिए कि यू ऑल आर बोर्न एज ए फियरलेस, नथिंग एल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है जी हमारा 6th हाउस इज योर गट, हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड द स्टेमिना। अब जो यहाँ पे खाना डालोगे, जो सोच डालोगे, वैसे ही वैसे हिसाब से इंटेस्टाइन जो है वो आपके उसको एब्जॉर्ब करके आगे उससे ट्रांसपोर्ट करेगी आपकी बॉडी के अंदर।
तो जो भी खाना हमने खाया है वो, और जो तीसरे हाउस से हमारे पेट में आया, सारे दिमाग में आया है थॉट्स के, उसके हिसाब से तो पेनक्रिया जो है वो हमें ब्लड को, शुगर जो है वो बनाएंगी, ताकि एंजाइम्स हैं, ताकि वो फंक्शन जो है वो प्रॉपरली कर सकें। लेकिन पेनक्रिया का जो फंक्शन है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये है कि उनका जो फंक्शन है वो फंक्शन ठीक ठाक तब होता है जब आप राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड द पॉजिटिव थिंकिंग आप अपने माइंड में रखते हैं। तो आप देख लीजिए, डायबिटीज जिसको भी होती तो उससे डॉक्टर ये कहता कि रेगुलर आप एक्सरसाइज करो जी, टेंशन नहीं लेनी आपको, टेंशन ना लेना मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग, डाइट आपको टाइम से खानी है, ये खाना है तो डाइट कंट्रोल, हेल्दी डाइट, ये सब होता ही इसी वजह से है। क्लियर? तो इसे हम रोग बनाते हैं, छठे हाउस को, है नहीं है। सो ड्यू टू lack of healthy nutritions and positive thinking, your brain does not operate properly as it should be. So your physical health is directly affected and you are more prone to the anxiety, depression, OCD, mood disorder, blood disorder, vitamin deficiency, eating regularities and migraines, etc. क्लियर? सो हमें क्या करना है, सिक्स्थ हाउस को पावरफुल कैसे बनाना है, हमें रेगुलर पॉजिटिव थिंकिंग रख के और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करके। क्लियर? तो अब आइए जी, तो इसके लिए फिर वही प्लैनेट आ गए, द लॉर्ड ऑफ मर्करी, द प्लैनेट ऑफ योर थिंकिंग, दैट मीन्स यू शुड हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग। Karka Saturn, that is the planet of your discipline to do your regular exercise and to take the disciplined diet. And the Karka is a Mars planet is for the exercise and the stamina. So stamina can be increased if we do regular diet and exercise and control our carvings. So your stamina makes your sixth house as your powerful house. So gentlemen, it is not the house of a rogue, it is a house of the stamina only. Rogue you will make, nobody will else. So ab aiye कि this is a house of, it is a house of Rina, debt and the duties. So sixth house, if you see, sixth house is 10th from the 9th. 10th from the 9th. 10th is a higher karma and the duties. 9th is your spiritualism, your elders, your guru, teacher, divine grace, all God mighty. Here. So 6th house represents the duties of your all the elders, your father, your guru, your advisor, your provider. ठीक? So otherwise तो ऋणा की there is a long list of ऋणा। तो नटशेल जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मेन ऋण इंसान के कौन से हैं और मेन ड्यूटी हमारी कौन सी हैं, क्योंकि छठे हाउस से हम पर्सनल हाउस से अब हम सातवें हाउस में दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, यानी कि हम शादी करने जा रहे हैं, आप यूं कह सकते हो। तो शादी करने अगर सातवें हाउस में जा रहे हैं तो हर इंसान की शादी से पहले अपने फैमिली की तरफ, मदर की तरफ, भाई बहनों की तरफ, फादर की तरफ, गुरु की तरफ, हर की तरफ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ड्यूटीज होती हैं वो मुझे निभानी है पहले। लेकिन हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी ड्यूटीज जो इस दुनिया में हर इंसान को, हर बेटे को वो जो है वो है ये, the biggest Rina depth is of these 5. Sir, please mute yourself. मुझे पता था फिर क्या कर रहा था? Hello. ये रहा। Mute. Please mute, sir. हमारे शास्त्र ये कहते हैं the biggest Rina depth of this 5. Because why? The father
mother, teacher, elder, brother, and one's provider. These 5 are considered as a one superiors, क्योंकि ये इंसान के सुपीरियर माने जाते हैं, और इनके सबसे 5 जो हर इंसान के ऊपर जो ऋण है वो ये ऋण है. He who desires prosperity should revere the superiors at all times by all means, even if he loses his life. The son should be devoted to them and make their care first priority to repay your rina debt to them. Our rina debt to them. क्लियर जी? यानी कि शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आप इन 5 की सेवा कर लेते हो, अगर आपकी इसमें जान भी चली जाती है, तो आपके जो बाकी ऋण है वो भी आप रीपे कर लोगे इन 5 की सेवा करने. ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें लाइफ के अंदर इनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें रखनी चाहिए. तो ये ड्यूटीज हैं हमारी. एंड फर्दर कहते हैं कि द लाइफ स्पैन, नॉलेज, ग्लोरी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हिम इंक्रीजेस who pays respect to his elders regularly and serve them, and the person who disrespect them will never get the fruit of any worship and will get rid of any debt in life. जो इंसान इन 5 की रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको सर्व नहीं करता, ना तो वो अपनी जिंदगी में ऋणों से वो बाहर आ सकता है, ना ही उसे कभी किसी मिनट का उसे फ्रूट मिल सकता है और किसी वर्शिप का उसे फ्रूट मिल सकता है. क्लियर जी? तो अब इसमें आपने श्रवण जी की कहानी सुनी होगी, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि श्रवण जी ने अपने माता पिता की कितनी सेवा करी कि अल्टीमेटली उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन वो आज भी पुत्र भक्त कि अपने माता पिता की भक्ति से वो जाने जाते हैं आज भी. क्लियर? और आपने शायद एक पुंडलिका भक्त की कहानी भी सुनी होगी, वो भी अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं. पुंडलिका एक साउथ के अंदर महाराष्ट्र में पंदपुर शहर में एक विष्णु जी का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, जो कि कृष्ण जी का अवतार है. आज भी वो मंदिर पूजा जाता है, पुंडलिका के नाम से पूजा जाता है. पुंडलिका नामक जो एक इंसान था, वो अपने माता पिता और अपनी वाइफ के साथ रहता था, लेकिन वो अपने माँ बाप को बहुत ही इल ट्रीट करता था. तो एक दिन उसे बूढ़े माँ बाप ने कहा कि बच्चा, हमें वाराणसी में गंगा स्नान करना है, तो हमें वहां पे तीर्थ यात्रा पे ले जाना. तो ये बड़ा रूडली उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया अपने माँ बाप को कि मेरे पास वक्त नहीं है, खुद जाओ, अपने आप मैनेज कर लो जैसे भी करना है. तो वो बूढ़े माँ बाप वो निकल पड़े कि ठीक है, हम अपने आप जाते हैं. उनकी तमन्ना तो थी तीर्थ यात्रा करने की. तो अल्टीमेटली पता नहीं क्यों उसे ध्यान आया कुछ दिनों के बाद कि लेट्स कहाँ जाएंगे बेचारे बूढ़े माँ बाप, मैं ही उनको ले जाता हूँ. तो वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े. तो जैसे वो कुछ दिन के बाद वो उन्होंने ढूंढ लिया, और पुंडलिका है वो अपने माँ बाप को लेके तीर्थ यात्रा पे देंगे और करवा दी बिल्कुल ठीक ठाक. अब वापस जब आया तो उस तीर्थ यात्रा का इम्पैक्ट इतना हुआ कि उसके सारा टोटल माइंड की फिलॉसफी चेंज हो गई, और उसने दिन रात जो है अपने माँ बाप की सेवा करनी शुरू कर दी, साथ में कृष्ण जी की पूजा करते रहे. और वो इतने मशहूर हो गए कि द्वारका के अंदर कृष्ण जी तक वो मैसेज पहुंच गया कि एक पुंडलिका नाम का एक पुत्र भक्त है, वो इतनी अपने माँ बाप की सेवा करता है और वो आपका नाम जपता रहता है. तो कृष्ण जी ने कहा कि चलो देखिए तो सही कि ये वाकई ये सच है कि नहीं है. तो उन्होंने कहा कि मैं उसको देखने जाता हूँ. तो वो उसके घर पहुंच गए. जैसे ही वो उसके घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा दरवाजे पे कि वो पिताजी के पैरों की मालिश कर रहा है. वो इतना बिजी है वो पुंडलिका कि वो मालिश कर रहा है. तो उन्होंने देखा कि कोई आया है, तो उसने पहले तो इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ठीक है, होगा कोई, ठीक है वेट करो.
अब दोबारा उसका ध्यान गया तो उसमें से वो जो डिवाइन लाइट जब उसने देखी तो कृष्ण जी के वो जो आप ऑरा आप कहते हो वो देखा तो वो पहचान गया ये तो साक्षात कृष्ण जी हैं। तो उन्होंने कहा, पुंडलिका ने बोला, हे कृष्ण आप ऐसे हैं, मैं अपने पिताजी की सेवा में व्यस्त हूं, ठीक है, और प्लीज आप, मैं अभी नहीं आ सकता, आप मेरा इंतजार करिए और मैं एक ईंट आपकी तरफ फेंक रहा हूं, आप इस ईंट को एक स्टूल समझ के इस पे विराजमान हो जाइए। और कृष्ण जी उस पे विराजमान हो गए और वो देखते रहे, इंतजार करते रहे। और थोड़ी देर के बाद जो है वो पुंडलिका के पिताजी सो गए, तो तब वो पुंडलिका कृष्ण जी के पास आया तो आके पहले माफी मांगी कि हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दो कि आपको इंतजार करनी पड़ी। वो कहते नहीं, आई एम सो हैप्पी कि अपने माता पिता की सेवा में लीन देखकर और मेरी भक्ति करके मैं बहुत खुश हूं, तू मेरे से कुछ वरदान मांग, क्या चाहिए। कहता जी मुझे कुछ नहीं वरदान चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी सी बात चाहिए कि आप ऐसे ही मेरे साथ हमेशा ईंट के ऊपर ऐसे ही मेरे साथ आप रहो, बस मुझे तो ये वरदान चाहिए। तो कृष्ण बहुत खुश थे, तो उन्होंने कहा ओके, नो डाउट एट ऑल। तो उन्होंने इमीडिएटली अपने आप को एक मूर्ति में ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिसे विठल मूर्ति कहते हैं। उनका विठल रूप सुना होगा आपने कि उनका विठल रूप है महाराष्ट्र के अंदर। तो कुछ देर के बाद जो है वो पुंडलिका भी संत यानी कि उनकी भी मौत हो गई। तो उसके बाद उनकी समाधि बनाई गई, भीमा रिवर के ऊपर उनकी समाधि बनाई गई। और उसके साथ जो है वो पुंडलिका, जो ये विठल जी का, कृष्ण जी का रूप का है, वो मंदिर वहां पे स्थापित किया गया। तो आज भी जो लोग हैं वो पहले उसके ऊपर, समाधि के ऊपर शिवलिंग बनाया गया, तो उस शिवलिंग के मंदिर यानी कि पुंडलिका के मंदिर में पहले जाते हैं, विठल की मूर्ति के दर्शन करने बाद में जाते हैं। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप 6th हाउस की पावर को हम लोग सब समझें, ड्यूटीज ऑफ द 9th हाउस, तो ऋणा आपके पिछले जन्मों के ऋणा तो क्या, आप भगवान को भी हासिल कर सकते हैं, लाइक ए पुंडलिका। दिस इज द मैसेज एंड दिस इज द पावर ऑफ द 6th हाउस, आई वुड लाइक टू से। और फर्दर आपने गणेश और उसकी कार्तिक की कहानी भी सुनी होगी कि दोनों एक दिन शिव और पार्वती जो हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ दोनों बेटों को, कि आपको फिर बड़ा स्वीट सा मैंगो देंगे। तो कार्तिक जी गए फटाफट कि हाँ भी ये तो चूहा, उनको बड़े खुश, मेरे पास तो वो है अपना फ्लाइंग मोर है, तो मैं पीकॉक, तो मैं तो उस पर बैठ के चला जाऊंगा, इसके पास तो चूहा है तो कितना भाग सकेगा। तो वो निकल के भी सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गए। और गणेश जी वहां के वहां खड़े थे और उन्होंने तो सिर्फ अपने माँ बाप के पैरों का चक्कर लगा लिया। वो कहते ठीक है भैया, तेरे लिए सारा जहां होगा, ये ब्रह्मांड जो है वो सारा जहां होगा, मेरे लिए तो ब्रह्मांड मेरे माँ बाप के पांव ही है, मेरे माँ बाप ही हैं, मैंने इनका चक्कर लगा लिया तो मैंने सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। एंड ही वॉन द रेस, और वो आम उसे मिल गया। तो 9th हाउस हमारे फादर, हमारे एल्डर, हमारे गुरु, हमारे प्रोवाइडर, आप उनके पांव के चक्कर या लगा लो तो आपको मैंगो मिल जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द 6th हाउस। क्लियर जी? So you should not miss this duties. So you are dedicated, serving and respect to your parents, elders, guru makes your 6th house as your most powerful house. Clear? So next है जी, 6th house is the house of the karma. अब यहाँ पे कर्मा की बात आती है तो यहाँ पे फिर सवाल खड़े होते हैं, अभी कौन से कर्मा की बात हो रही है? कर्मा तो बहुत है जिंदगी के अंदर, ये कौन से कर्मा की बात हो रही है? सबसे पहले तो एक टाइप जो कर्मा है 6th हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th हाउस, अब तक आप काफी समझ गए होंगे कि कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हमें आगे चल के सातों को चैलेंज करना, हमने सेट करना है। फियर की बात हुई तो उसमें भी था। तो दैट मीन्स ये कर्मा 6th हाउस के वो कर्मा है जो कि आपके सेल्फ सस्टेनमेंट के कर्मा है, क्योंकि 2, 6, 10 जो है
वो हम सब का सस्टेन के ट्राइन है। 2 है हमारी फिजिकल सस्टेनेंस का हाउस है, जो 6th हाउस है हमारी इंटेलिजेंसी क्रिएटिविटी का है, और जो 10th हाउस है वो हमारे हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी का है। ये वो है सस्टेनमेंट ऑफ कर्मा, 6th हाउस। तो सेल्फ सस्टेन के लिए, सेल्फ इमेज के लिए, सेल्फ हेल्थ के लिए, सेल्फ स्ट्रेंथ के लिए, सेल्फ स्टेमिना के लिए, सेल्फ वैल्यू के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, और सेल्फ स्टेटस के लिए इन द आईज ऑफ पब्लिक, इन बिजनेस और इन सर्विस। क्लियर? ये उसके लिए जो हम काम करते हैं, ये वो 6th हाउस है which you cannot avoid. If you avoid the karma of the 10th house, then forget about your value, your sustainment, nothing else. तो 6th हाउस के बाद आपके सारे वर्ड को जो फेस करना है, तो बेसिकली 6th हाउस के अंदर आप यूं भी कह सकते हैं कि ये आपकी वो एक्सपर्टाइज है, ट्रेनिंग है, रूटीन है, आपने मास्टरी है, जो आपने आगे चलकर 10th हाउस में परफॉर्म करनी है। 10th हाउस एक सबसे बड़ी स्टेज है जहां हर इंसान को अपना नाम कमाने के लिए दुनिया के अंदर उसको आपको एक्टिंग करनी है, उस स्टेज के अंदर परफॉर्मेंस करनी है। वहां पे ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा। जो भी ट्रेनिंग सेल्फ ट्रेनिंग है, कर्मा है, वो 6th हाउस में करने हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो वो पब्लिक स्टेज है। अब आपको स्टेज में कर दिया जाए तो अब वहां पे स्क्रिप्ट याद नहीं करोगे, आपको तो बोलनी है स्क्रिप्ट। तो इसलिए 6th हाउस का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हाउस ऑफ कर्मा कहा गया है। क्लियर? और आप सब जानते हैं कि इंसान की जो पहचान है वो बाय बर्थ नहीं है, उसके कर्मा से है। चाणक्य जी कहते हैं, अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी कास्ट, उसकी जाति से, उसके नाम से कभी नहीं होती। एंड द पर्सन हु डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज कर्मा इज ब्लाइंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग आईज। और मैं कहूंगा द पर्सन हु डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज 6th हाउस कर्मा, दैट पर्सन इज ब्लाइंड हैविंग आईज इवन। क्लियर? So 6th house karma is very 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 important. क्लियर जी? तो अब है जी, अब वही बात फिर कर्मा को करने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए हमें फिर वही शनि जी महाराज आ गए, कर्मा हमारा एक्शन आ गया। सो मंगल आ गया एक्शन। सो इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, योर नॉलेज विल बिकम लाइक ए पॉइजन। तो ये चाणक्य जी फिर ये कहते हैं यहाँ पे, तो आपको जो भी करना है उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आपकी सारी की सारी जो नॉलेज है वो पॉइजन बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए कि ये जो 6th हाउस है, 6th हाउस जो है वो हमारा 10th से 9th माना जाता है, यानी कि प्रोफेशन से 9th। तो प्रोफेशन से 9th का मतलब क्या हुआ कि 9th हम जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल हाउस है, स्पिरिचुअलिज्म का हाउस है, गुड डीड का हाउस है, मंदिर का हाउस है। तो दैट मीन्स जो 6ठा हाउस आपका बना वो आपके काम का मंदिर बना। तो हम सब लोग मंदिर में भी तो मांगने जाते हैं ना, पैसा, नौकरी, हर चीज। अगर आप अपने काम को ही एक मंदिर समझ के वहां जाओ तो आपको काम भी वही देगा सब कुछ जो आपको मंदिर से मिलता है। तो इट इज ए वेरी पायस हाउस ऑफ द 6th हाउस। We should give a respect to our karma, whatever the karma you are doing for the profession, for your self-sustenance, क्योंकि आपको हर वो चीज मिलनी है। और कभी भी जिंदगी के अंदर किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। उस काम को
पूजा की तरह आपको काम करना चाहिए, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और कभी भी दूसरे के काम को कॉपी करने की कोशिश मत करो, और ना ही कभी काम के लिए आप काम कर रहे हो तो उसके रिजल्ट के लिए आप कहो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप एक विद पायस अप्रोच, विद स्पिरिचुअल अप्रोच लेके आप काम करेंगे, डेफिनेटली गॉड विल गिव यू द रिजल्ट्स। तो इस कर्मा थ्योरी के ऊपर कृष्ण जी क्या कहते हैं, सी दिस वन, डू एवरीथिंग यू हैव टू डू, but not with greed, not with ego, not with lust, not with envy, but with love, compassion, humility and devotion. और फर्दर वो कहते हैं कि no one who does good work, कि कोई भी इंसान अगर कोई अच्छा काम करता है, will never ever come to the bad end, कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, either here or in the world to come. Take it granted. So it is better to perform one's own duties imperfectly than to master the duty of another. अब इस चीज को, इस श्लोक को बहुत ही ध्यान से समझना है, और आगे हम इसी के ऊपर बात करेंगे। एक तो चीज यहां समझनी है कि 6th हाउस इज ए मिरर ऑफ योर 12th हाउस। अगर हमने अभी तक, तो आप समझ गए होंगे कि 6 हाउस जो है वो सेल्फ का, मास्टरी का हाउस है, उसकी पावर का हाउस है, उसका स्टैमिना का हाउस है, द मोस्ट पावरफुल हाउस है। तो ये 7 में से दूसरी दुनिया है, तो ये 12th हाउस जो है ये दूसरी दुनिया का पावर हाउस है, उसकी मास्टरी है। तो ये श्लोक ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ, ये मिरर होता है, तो आप इस मिरर से सामने वाले की काम की मास्टरी हासिल करनी शुरू कर दो, अपना छोड़ दो, वो गलत है। इट इज बेटर टू परफॉर्म वंस ओन ड्यूटीज, चाहे वो आपसे इम्परफेक्टली क्यों ना हो रही हो, ना कि एज ए मिरर आपको 12th को देख के दूसरे वाले को अडॉप्ट करना है कि अगर वो सोल्जर बन गया है तो मैंने भी बन के दिखाना है। आप जितने बन सकते हो उसी के ऊपर धीरे धीरे मास्टरी करो। प्लस इसका और ये मतलब है कि ये वो ड्यूटीज हैं जो कोई भी और नहीं कर सकता आपके सिवा। माइंड इट कि आपको ही पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि इस हाउस को, 6th हाउस को, आपके प्रारब्ध कर्मा का हाउस भी कहा गया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टाइप के कर्म जो हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। वन इज ए संचित कर्मा, वन इज ए प्रारब्ध कर्मा एंड वन इज योर क्रियामान कर्मा। संचित कर्मा वो कर्मा है जो आप सब जानते हैं कि सोल की हमारी जो जर्नी है वो कई सालों से चलती आ रही है। तो हर जन्म के अंदर जो है, हर जन्म के अंदर हम कुछ ना कुछ पाप पुण्य करते रहते हैं, और वो जो भी है वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो उनको संचित कर्मा कहते हैं। तो कुछ पुण्य किए, कुछ पाप किए, वो सारे के सारे कलेक्टिव हो गए, वो संचित हो गए। क्लियर? अब उनमें से हमारे एक बर्थ के अंदर, अब इस बर्थ में हम आए हैं, तो हमें उनमें से कुछ पाठ हमें मिलेगा जो हमें, जिसे कहा जाएगा, उसका कार्मिक डेट हमारे ऊपर है, वो हमने अदा करना है। वो है प्रारब्ध कर्मा का, उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा, जो आपने संचित में से कुछ पार्ट आपने इस जन्म के अंदर पे करना है। और क्रियामान वो है जो हम अभी कर रहे हैं, अभी हम लेक्चर कर रहे हैं, तो क्रियामान है, तो द प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्मा ये आपको ही बियर करने हैं, कोई और बियर नहीं कर सकता। अब इसको बियर करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको बीमारी के थ्रू, दुश्मनी के थ्रू, हर्डल के थ्रू और लॉस ऑफ डेट कर्जे के थ्रू पे कर दो, या इसको पे करने का जैसे 9th to 10th बताया है कि आपके स्पिरिचुअलिज्म, आपके मदर फादर एल्डर गुरु, उनकी सेवा। और पट्टी, आपको पता है ये हाउस एनिमल का हाउस कहा गया है।
क्यों? क्योंकि जो एनिमल की सेवा है, क्योंकि वो बेचारे ना तो बोल सकते हैं, अगर किसी भी एनिमल को कोई दर्द हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, क्या वो कभी आपके पास आके बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो अगर आप किसी एनिमल की सेवा करते हैं, आपने देख लिया कि इसकी टांग में खून निकल रहा है, तो आपने उसकी हीलिंग करवा दी, ट्रीटमेंट करवा दी, क्योंकि आपने उसकी दर्द को पहचान लिया, तो ये आपके प्रारब्ध कर्मा में से आपका वो ऋण अदा हो जाएगा। वो नीडलेस पीपल, वो पुअर सिक पीपल जो अपनी दर्द को बयान नहीं कर सकते, प्लांट्स है वो बयान नहीं कर सकते, पेड़ पौधे, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, ये वो, और प्लस अदर नीडी एंड हेल्पफुल पीपल जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, अगर आप उनकी सेवा करते हो, कैसे? विदाउट एनी ग्रीड, तो आप अपने प्रारब्ध कर्मा को पे कर सकते हो। ये करना आप ही को है, या विद द ब्लेसिंग ऑफ योर फादर एंड गुरु आफ्टर द पेमेंट ऑफ डेट्स। अब इसमें आपको शायद आपने अब इसको और समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि इसमें आपको कर्मा जो 1 5 9 की ट्रायंगल है, इसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा प्रेजेंट बर्थ है, दिस ऑल यू नो, ये हमारा प्रेजेंट बर्थ है ना, फर्स्ट हाउस। तो सोल हमारी 9 से आती है, तो दैट मीन्स जो हमारा पिछला बर्थ हुआ, पास्ट बर्थ, वो 9th हाउस हुआ। तो 5वें को हम फ्यूचर बर्थ भी कह सकते हैं। क्लियर? नो डाउट ये बच्चों का हाउस भी है, लेकिन आपका फ्यूचर बर्थ भी है। ये बात यहां पे खत्म। अब 9th हाउस को सब जानते हैं कि हमारे ये स्पिरिचुअलिज्म का, कर्मों का है, भक्ति का है। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर 9th हाउस हमारे प्रेजेंट पुण्य और पाप का है, कि अगर मैलेफिक यहां है तो आप इस जन्म में पाप करोगे। तो अगर ये प्रेजेंट पुण्य का है और दूसरी तरफ ये मेरा पिछला बर्थ है, तो यहां से 9th जो है वो 5th बना, तो ये मेरे पास्ट पुण्य पाप का घर भी तो हो गया। एनी डाउट टू एनीवन? Sir, please repeat. ये हमारा प्रेजेंट पुण्य का हाउस है और हमारा पास्ट बर्थ है, यानी कि 9th हाउस हमारा प्रेजेंट पुण्य है, यानी कि जो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। तो अगर हम 9th से 9th को काउंट करें तो वो हमारे पास्ट बर्थ के पाप पुण्य का हाउस बन जाएगा। 9th फ्रॉम द 9th, इसलिए 5वें हाउस को आपका पिछले पुण्य का हाउस कहते हैं। अब सेकेंड हाउस में भी चीजें हम कलेक्ट करते हैं, तो ग्रोथ का इधर 5वें से छठा दूसरा आ गया। अब 9th हाउस जो हमारा है वो हमारा अगर पिछला जन्म है, तो वो पिछले जन्म की ड्यूटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ द कर्मा, फिर वही 10th हाउस आ गया फ्रॉम द 9th, दैट मीन्स वो छठा बन गया। तो इसलिए छठे हाउस को आप सबके प्रारब्ध कर्मा का हाउस कहा गया है। क्लियर जी? तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये आपके रोग ऋण शत्रु का है, क्योंकि ये एक तरीका है रोग ऋण शत्रु का, आपका प्रारब्ध कर्मा को पे करने का। ये प्रारब्ध तो बंदा इंसान कहते हैं ना, पिछले जन्म में कुछ किया होगा तभी वो पेन हो रही है, तभी ये बीमारी है, तभी ये इतने कर्जे के नीचे है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा, बड़ों की सेवा, जो बेचारे हेल्पलेस हैं, जिनकी आवाज नहीं है, एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, नीडलेस हैं, सिक पीपल हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके ऋण ये अदा हो जाते हैं। क्लियर? अगर अब इसलिए जो 6th हाउस की जो रेमेडीज होती है ना,
ये बड़ी सोच समझ के बतानी चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये रेमेडी जो है ये पेन आपको हमको बियर करनी है। तो इसका हम आगे करेंगे, सीरीज है पूरी की पूरी, अभी तो ये फर्स्ट है। क्लियर? तो 6th हाउस अब आ गया जी। क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ये हमारा क्यों? हाँ जी बताइए। ये सर इसका मतलब 6th हाउस इज द पास्ट लाइफ कर्मास। एग्जैक्टली राइट सर, वो पास्ट yes. लाइफ की 10th हाउस आ गया ना, जो ड्यूटी आ गया ना हमारा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी और बस 5-10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, टाइम हो गया। ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये बताना कि ये हमने ये 6 हाउस में हमें जो सफरिंग बियर करनी है वो हमें करनी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा डेट अदा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें रिलीफ मिल जाता है। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी अष्टक वक्रा एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। अष्टक मैंने 8, यानी कि वो ऐसे ऋषि हुए पैदा कि उनके 8 तरह की फिजिकल बॉडी में डिफॉर्मेशंस थी। 8 तरह की फिजिकल डिफॉर्मेशन थी। 8 कोई भी, हाँ जी 8 बेंट थे वो। क्या थे? 8 जगह से मुड़ी हुई थी बॉडी। हाँ वही तो डिफॉर्मेशंस कह रहा हूं ना मैडम। हाँ जी। वो क्यों मुड़ी हुई थी? वो इसलिए मुड़ी हुई थी कि जब वो मदर की कोख में थे, उनके माँ बाप जो थे वो दोनों वैदिक स्टूडेंट थे। शास्त्रों में जाके, जैसे आप सब लोग वैदिक स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो उनके माँ बाप दोनों वैदिक स्टूडेंट्स थे। वो शास्त्रों को अपना पढ़ते थे, तो माँ बाप ने दोनों ने पढ़ी। तो जब ये उनकी कोख में थे माँ की, तो इन्होंने भी उनके साथ साथ सारे वेदों को पढ़ लिया। तो एक दिन इन्हीं के फादर उन वेदों को डिसाइड कर रहे थे, बता रहे थे किसी को उसके बारे में, तो उन्होंने उसके अंदर 8 तरह की गलतियां कर दी, और ये जनाब जी ने अष्टक वक्रा ने कोख में से ही अपने फादर की 8 गलतियां निकाल दी कि आप यहां पे ये गलत हो। तो फादर को गुस्सा आया, तो फादर ने उस गुस्से के अंदर इसको शराब दे दिया, 8 शराब दे दिए। तो इस वजह से इनकी 8 डिफॉर्मेशंस आई। क्लियर? अब वो आ गई, पैदा हो गए, लेकिन ज्ञान तो वही था ना जो कोख में सीख लिया। 10 साल तक इसकी मां ने इसको नहीं बताया कि ये तेरे को श्राप मिला हुआ है। और एक ड्यूरिंग दिस 10 ईयर वेदों के ज्ञाता तो थे ही थे, तो इन्होंने बहुत जप किया, इतना जप किया कि ब्रह्मा विष्णु शिव सारे प्रकट हुए। इतना यज्ञ किया इन्होंने, और उन्होंने कहा बोलो क्या मांगते हो? तो इन्होंने कहा कि मेरी ये डिफॉर्मेशन को आप खत्म कर दो। वो कहते नहीं, हम लोग ना शिव न ब्रह्मा न विष्णु प्रकट जरूर हुए, कुछ और मांगना है तो ले लो, हम आपकी इस डिफॉर्मेशन को खत्म नहीं कर सकते, ये आपका प्रारब्ध कर्मा है। 10th फ्रॉम द 9th फादर की ड्यूटीज। क्लियर? तो ये हम नहीं खत्म कर सकते, या सॉरी, तो तीनों वापस चले गए। पर अल्टीमेटली जब ये 10 साल के पूरे हो गए, तो जाके इनको पता चला, इसकी माता जी ने बताया कि ये शराब ऐसे ऐसे मिला था, तो उस वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम आई है। तो इन्होंने ठान लिया कि जिस वजह से मेरे बाप, इनके बाप भी जो है वो भी समुद्र में पानी में डुबो दिए गए थे। वंदिन नाम का एक वरुण के पुत्र थे, तो उन्होंने, वरुण देवता ने यज्ञ करना था, तो उनको ब्राह्मणों की जरूरत थी, तो इसने वंदिन ने उठा के कई सारे ब्राह्मण जो है वो समुद्र में भेज दिए ताकि वो नीचे बैठ के पानी में यज्ञ करते रहे। तो जब इनको पता चला कि पिताजी मेरे जो हैं वो वहां पे, और पिताजी ने श्राप दिया था, तो इन्होंने स्कीम लड़ाई की राजा जनक के वहां जाके
एक वार्तालाप के बीच में वनदेन को आर्गुमेंट में उस शास्त्र में हराया और हरा के सजा के तौर के ऊपर उसको भी पानी में जाने को कहा। और इन द मीन टाइम वो यज्ञ था वो खत्म हो चुका था, तो इसके फादर भी जो है वो ब्राह्मण थे, तो उसी पानी में थे, तो वो वहां से रिलीज हुए इसके बाद। और जब वो वहां से रिलीज होके वापस आ रहे थे तो रास्ते के अंदर एक तो पिता बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे ने मुझे रिलीज करवा लिया, ही वाज सो प्लीज्ड। अंदर से तो लगता ही है ना कि मैंने तो इसको शराप दिया था, तो इसने मुझे समुद्र से रिलीज कराया। और वहां से रास्ते से संगमा नदी, जो कि आज की डेट के अंदर नॉर्थ ऑफ हरिद्वार के अंदर है, उसे मधुविला नदी भी बोलते हैं कि मधुविला नदी, वहां से वो आगे से क्रॉस कर रहे थे। तो उनके पिताजी ने उसे कहा कि बेटा ऐसे कर, इस नदी में स्नान कर ले। तो जैसे ही वो स्नान करके बाहर निकले तो उनकी सारी की सारी डिफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, एंड एवरीथिंग फाइन, दे वर आउट ऑफ द कर्स। अगेन इस स्टोरी से अगर आप देखो तो वो कर्स उसको अपने पिता को रिहा करके तो उस कर्स से मुक्ति मिली। विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी उसके कर्स को दूर नहीं कर सके। सो दिस इज द 6th हाउस, एंड यू कैन मेक दिस हाउस पावरफुल by doing the services to your parents, guru and elders. This is the power of the 6th house. So next जो है फाइनल कि अल्टीमेटली इस सारी चीजों के बाद तो वी कैन से वेरी इजीली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली that 6th house is known as your house of your dedicated power house, karma with the devotion, love, respect and caring to your parents, guru, elder, needy, helpless animal and plants makes your 6th house as your powerhouse and free from your prarabdha karma. So this is the power of your 6th house. So finally you can say that this house is known as your SWOT analysis, which is very, very important in life for everyone. SWOT means S means strength, W means weaknesses, O for opportunity and T for your threats. Strength, किसकी strength, कैसे strength? Your higher consciousness, जो कि fearless है, your positive anger, your positive ego, your blessings of elders and guru, your dedicated selflessly karma, and weaknesses क्या है? Your lower side nature, your negative anger, your negative ego, and your disrespect to elders and guru. और हमेशा याद रखिएगा, चाणक्य नीति, चाणक्य जी ये कहते हैं कि दुश्मन आपके हमेशा वीक पॉइंट में स्ट्राइक करता है, एनिमी स्ट्राइक एट द वीक पॉइंट। So that means you should have your SWOT analysis regularly कि मेरी कौन सी वीकनेस है, कौन सी नहीं, कौन सी स्ट्रेंथ है। ये हम वर्गो और मरकरी की मदद से, विच इज अ पैलेट ऑफ द एनालिसिस, हम वो कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ा रूल माना जाता है टू सक्सेस इन द बिजनेस, ना कि अपनी SWOT एनालिसिस करनी है, दूसरों की भी करनी है। तो वो आप सब 6th हाउस से ही कर सकते हैं और किसी हाउस से नहीं कर सकते, माइंड इट। और अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये हमारे इनर 5 और 7 के अंदर दोनों को, इनर एंड आउटर वर्ल्ड को एनालाइज करके हमारी ईगो जो वर्गो है, हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये हमें वो बताती है कि हमें किस चीज से थ्रेट है और कौन सी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अपॉर्चुनिटीज आर फॉर दोज हु हैज द ओपन माइंड एंड क्लियर थॉट्स फ्रॉम द वर्गो साइड। और थ्रेट हमें देखनी होती है 7 से, और जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि जो एवरी हाउस इज ए मिरर हाउस, 6ठे से 12वां उसका मिरर है और 12वें का मिरर 6ठा है, तो आपको थ्रेट सामने वाले की पावर से आएगी ना, तो वो आप 6ठे से 12वें में देखोगे तभी आएगी ना पावर। तो सी द थ्रेट्स फ्रॉम 7th and 12th house through the power of Virgo. So this is, you can say, it is your most powerful house and
the house of your SWOT analysis. And thank you very much. Now, Thank you, anybody sir. want to Thank ask you, ji. any question? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, जी, Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. हाँ जी, हाँ Thank you, sir. हाँ. Thank you, sir. Any question? Any question? Quick. Thank you so much, sir. Thank you. I hope you enjoyed. Definitely, Lot sir. of We enjoy. enjoyed. Yes, sir. Too much news. Yes, sir. Fully. So Yeah, please it's a lot of. don't forget to give your comments. So and be touch. ये सीरीज मैंने कंटिन्यू करनी है. आगे सारे प्लैनेट्स, आगे साइन, कंप्लीट 6 आवर्स की सीरीज रहेगी. नो लिमिट ऑफ लेक्चर्स, कितने लेक्चर में पूरी होती है. But I will complete this 6 hours. I hope you Okay, will sir. enjoy. Thank you. Thank you Thank you, sir. very much. God bless you. God Thank you bless so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.